हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है, क्या डिस्कस करना है? चैप्टर तो चल रहा है हेल्थ एंड डिजीज, जो आपको पता ही होना चाहिए। पर उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं आते हैं हमारी वेल क्वालिफाइड टीम के पास। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, वो भी बहुत ट्रिमेंडस मतलब अच्छे कॉलेज से, जो कि आपका इंडिया का बेस्ट कॉलेज होगा। दे आर मार्वेलस, इनक्रेडिबल, दे आर मिराकुलस। मतलब इनके बारे में तारीफ क्या करूं, तारीफ के लिए शब्द ही कम है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोगों को इस लेक्चर में 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं। क्या क्या डिस्कस करना है आइए देखते हैं। इस लेक्चर में हमें 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं बच्चों। कौन कौन से? आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टोबैको अब्यूज। ठीक है, इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी टोबैको अब्यूज के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में अल्कोहल अब्यूज के बारे में बच्चों। ठीक है, अल्कोहल अब्यूज के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एडोलेसेंस के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब बच्चों इसको आप एग्जैक्टली सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो भी आपके सारे सवाल बन जाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको इससे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में बहुत डिटेल और बहुत प्यारे तरीके से अरेंज मैनर में दिया, आप उसको जाके पढ़ो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आप आई डोंट थिंक सो कि इसको आप जानते नहीं होंगे, इसको तो पूरा इंडिया जानता है। और इससे जो है कबीर सिंह नाम के कैरेक्टर से लोग इतना फैसिनेट हुए, तो जिनने दारू नहीं पीनी थी, जिनने सिगरेट नहीं पीना, तो वो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जिनने कभी कसम खाई थी गीता पे हाथ रख के कि जो कभी जीवन में सिगरेट का सेवन नहीं करूंगा, पर उनने कबीर सिंह की बुलेट, कबीर सिंह के बाल, कबीर सिंह का चश्मा देख देख के, सिगरेट देख देख के, दारू देख देख के करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो टीनेजर्स होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं सब चीजों से बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं। एंड लोगों को देख देख के कि वाह यार कबीर सिंह भी रहा। नॉर्मली हो सकता है शाहिद कपूर अपने रियल लाइफ में ऐसा यूज ना करते हो, पर क्योंकि मूवीज में दिखाया गया है तो भैया हम भी तो देखें कि एक क्या नाम है उस लड़की का, क्या नाम था, प्रीति। ठीक है, प्रीति के से बिछड़ने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। भैया दुनिया में लोग आते जाते रहते, बिछड़ते मिलते रहते, पर उनके दुख में आपको सिगरेट शराब शुरू करनी है तो फिर तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर लो। क्या जरूरत है किसी चीज की जाने की? तो किसी का जाना या किसी का आना वो तो है एक बहाना। अगर तुम्हें सिगरेट पीते जाना तो तुम्हें मरना है, जाना मरना तो तय है, तो आपका कोई वो नहीं है। हाँ ये है कि ये स्लो पॉइजन होते हैं, आपको धीरे धीरे मारते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा वाह यार इतना कूल बंदा है, इतनी कूल बंदी है, सिगरेट पीती है, पर मरना उनको ये नहीं पता कि 20 सिगरेट के बाद आपका जो लंग्स होता है वो गुलाबी से काला होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को काला करना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर पे दाग लगाना चाहते हैं, अगर अपने लंग्स को काला करना चाहते हैं तो जाइए सिगरेट पीजिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सत्वर रहे, सरल रहे, सीधा रहे, आसान रहे, तो ये सब चीजों का अब्यूज करना इज रियली रियली वेरी 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 डेंजरस। ओके, नाउ व्हाट इज अब्यूज, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब्यूज मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज को एक्सेसिव यूज कर लेते हैं, मतलब वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है डॉक्टर से, फिर भी आप उसको जबरदस्ती यूज किए जा रहे हैं, दिए हुए क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, मतलब आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मिसयूज इज कॉल्ड एज ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, टोबैको अब्यूज, एनीथिंग। अति सर्वत्र वर्जियते बेटा। प्यार की अधिकता, नफरत की अधिकता, ड्रग की अधिकता, शराब की अधिकता, सिगरेट की अधिकता, किसी भी चीज की अधिकता जो है वो आपको बर्बाद कर देगी। तो आई नो कि मैं बहुत स्ट्रेट हूं और बहुत सीधा बोलती हूं, पर जब तक सीधे नहीं बोलूंगी तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं और अगर आप यूज कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यही आपका समय होता है। एडोलेसेंस में हम यही पढ़ेंगे। टीनेजर्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी प्रोन टू एवरीथिंग। ठीक है, उनको बस एक मतलब बेसिकली टीनेजर मतलब जिसके 19 तक की जिनकी एज होती है, ठीक है, फ्रॉम द 13 to 19, ये बहुत प्रोन होते हैं। और आप अगर मेरा 12th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, आप सब उसी एज में चल रहे हैं, तो कृपया करके ये लेक्चर खुद देखिए और आसपास वालों को दिखाइए कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एज वेल एज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ एंड फॉर योर पर्सनैलिटी टू। सो प्लीज वॉच इट केयरफुली। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमको डिस्कस करना है ड्रग, अल्कोहल अब्यूज, एडोलेसेंस, टोबैको अब्यूज। हम शुरू कर रहे हैं टोबैको एडिक्शन से या टोबैको अब्यूज से। ठीक है, और टोबैको जो होता है ये किस प्लांट से निकाला जाता है बच्चों? सोर्स ऑफ टोबैको सबसे पहले हम देखेंगे। ये निकाला जाता है निकोटियाना टोबैकम एंड निकोटियाना रस्टिका के प्लांट की पत्तियों से। समझ में आ गई बात? वहां से ये जो है पत्तियां निकाली जाती हैं। ओके, इसकी फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में आते हैं आपके आलू, बैंगन, ये उसी फैमिली का मेंबर है। टोबैको को हम किस तरीके से ले सकते हैं आप खुद सोचिए।
अभी आई डोंट, ये लेक्चर तो आप खुद ही जानते हैं, आपको पता है कि ये लेक्चर जो है मेरे पढ़ाने से पहले आप सब जानते हैं, बहुत तेज है, बहुत तेज बिस्किट्स हैं ये सारी, ओके। सो इसको हम कैसे कैसे लेते हैं, इसको हम सिगरेट्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, पेपर में रोल कर लेते हैं और फिर उसको सिगरेट के फॉर्म में स्मोक करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो टोबैको की पत्तियां को ड्राई करते हैं, तंबाकू जिसको जो है हम एग्जैक्टली हिंदी में कहते हैं, और फिर उसको ऐसे ऐसे मलते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर फंसा लेते हैं, तो उन्हें च्यू करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गुटखा। फिर उसके बाद और कैसे ले सकते हैं इसको, बहुत सारे लोग स्निफ भी करते हैं, ठीक है, नाक से भी लेते हैं, ओके। बहुत सारे लोग इसको बीड़ी के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तेंदू का पत्ता होता है उसमें जो है इसकी पत्तियां को लपेट लेते हैं और उसके बाद बीड़ी के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि वो चीपर फॉर्म होता है, सस्ता फॉर्म होता है, सिगरेट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद इसको आप हुक्का के फॉर्म में ले सकते हैं, हुक्का थोड़ा और एक्सपेंसिव आता है, लोगों का जैसा मतलब जैसे जिसके लाइफ स्टाइल्स हो, जैसे जिसके लाइफ स्टैंडर्ड हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल करता है बच्चों, ठीक है। जिसके पास बहुत पैसा, जिसको बहुत कूल डूड बनना है, ये कूल डूड लोग जाके हुक्का का इस्तेमाल करते हैं। जिन लड़के लड़कियों को बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाना कि आई एम वेरी वेरी स्मार्ट, ठीक है, तो वो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। जो लोअर क्लास लोग रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, वो सब बीवी का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, कुछ नहीं मिला तो चबाना ही शुरू कर दिया, तो लोग अपने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो च्यू कर सकते हो, स्निफ कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और जो हुक्का रहता है उसमें वेपराइजर के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में ले सकते हो, तो आप किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं, स्मोकिंग, च्यूइंग एंड स्निफिंग, ठीक है, तीनों तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप टोबैको नाक से ले रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड एज स्निफिंग, ओके, ये हमको पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि लोगों को टोबैको की आदत कैसे पड़ती है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि तुम्हें सिगरेट की आदत कैसे पड़ी, तो शायद वो बच्चा बता भी नहीं पाएगा कि उसको सिगरेट की आदत कैसे पड़ी, ठीक है। मतलब मैंने अपने आसपास के जितने टीनेजर्स को देखा, और जितने इवन आपको पता है कि मैं क्लास में पढ़ाती थी, व्हेन आई वाज इन द ऑफलाइन क्लासेस, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती थी, और उसके बाद जब मैं पीछे वाली गलियों से निकलती थी तो मैं देखती थी कि वो बच्चे खड़े होकर सिगरेट फूक रहे होते थे, पी रहे होते थे, और जैसे उनको देखते थे शिप्रा मैम आ गई, शिप्रा मैम आ गई, वो ऐसे मुंडी कर लेते थे, अपना मुंह छुपाते रहते थे। फिर मुझे समझ में आया कि मे बी ये लोग चाहते नहीं है सिगरेट पीना, क्योंकि अगर ये शर्मा रहे हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इनकी मैम इनको देख रही है, पर मे बी इनको ये अच्छा लगता हो कि इनके आसपास के दोस्त देखते हो, ओ ये तो बहुत सिगरेट पीता है, तो बहुत महंगी सिगरेट पीता है, तो इस चीज से शायद उनने स्टार्ट किया होगा। कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं। आइए वो देखते हैं कि क्यों शुरू करते हैं, ओके। बेटा ये शुरू कर दिया ना तो जीवन में बर्बादी तय है, तो अगर आप बर्बाद होना चाहते हैं तो जाइए पीजिए, पर अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते हैं तो अगर आपने पीना शुरू भी कर दिया है तो छोड़िए, क्योंकि विल पावर जो होती है वो जीवन की सबसे बड़ी थिंग है। लोग कैंसर से लड़कर कैंसर को ठीक कर लेते हैं, हम सिगरेट और तंबाकू नहीं छोड़ सकते क्या? हम सब छोड़ सकते हैं। चलिए, पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग च्यूइंग टोबैको ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द एल्डर्स, ठीक है। इमिटेशन, इट्स नॉट लिमिटेशन बच्चों, ये होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में, मतलब व्हेन आई वाज छोटी, ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाजू में एक भैया रहते थे और वो मुश्किल से 6-7 क्लास में पढ़ते रहे होंगे, और उनको मैंने एक दिन देखा कि वो सिगरेट पी रहे थे, और वो सिगरेट पूरी नहीं थी, वो सिगरेट का लास्ट का पोर्शन था। बाद में मुझे समझ में आया उनके घर में अच्छी धुनाई हुई, उनकी अच्छी धुनाई हुई, ठीक है, अच्छी सुताई की उनके माँ बाप ने। बाद में उनसे मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि उनके घर में एक अंकल आते हैं और वो अंकल जो होते हैं वो हर बार आधा जो है पी पा के छोड़ देते हैं। उनको देख कर कि कैसा लगता है, तो बड़े कूल अंकल लगते हैं, और उसके बाद उन्होंने उनकी नकल करके, समझ रहे हो, उनकी नकल करके जो है, इमिटेट करके उनको जो है पीना शुरू कर दिया। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, इनको खुद को अकल नहीं कि उनको भोजन क्या करना, कितनी रोटी खानी, कितना चावल खाना, वो सिगरेट पीना कैसे शुरू करेंगे? तो नकल करने लगते हैं वो बड़ों की, इमिटेट करने लगते हैं उन लोगों को, और नकल करके पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? शो ऑफ, आई एम सो कूल, यू नो। अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो ओ तुम स्मोक नहीं करते, डू यू स्मोक, ऑफर करते हैं लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है, तुमको समझाती हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी टीनेजर नहीं थी, ठीक है, मैं टीनेजर थी। अब तो मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत अकल है, मुझे समझ में आता है कि मेरा अच्छा बुरा क्या है, बट व्हेनेवर वी आर इन द टीनेज स्टेज ना, हमको समझ में नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर हम जो है अपने दोस्तों के साथ जो है पार्टीज में जाते हैं, एंड जो आपने देखते हैं कि अगर आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और 9 लोग पी रहे हैं और आप एक जो है आप नहीं पी रहे हैं, तो यू फील ऑकवर्ड, ठीक है। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, वी फील ऑकवर्ड। पर बात वही है कि आपकी विल पावर कितनी है, यू फील ऑकवर्ड। लगने दो, जिसको देहाती लगते हैं, गांव वाले लगते हैं, ये कौन लगते हैं? आपके ससुर लगते हैं, आपको जीवन बिताना है इनके साथ, नहीं तो लगने दो ऑकवर्ड, लगने दो। गांव वाले लगते हैं, हम देहाती हैं, हम चलेगा, पर गांव वाले हैं तो क्या हुआ भैया, देश के नागरिक तो है,
हैं, गांव वालों से शहर वालों का घर चलता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लोग शो ऑफ के चक्कर में डू यू स्मोक, ठीक है, और वो ऑफर करते हैं और आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, आपको लगता है कि अरे यार क्या सोचेगा, इस चक्कर में ले लेते हैं, दिस इज अ टोटली शो ऑफ। शो ऑफ के चक्कर में जीवन की जो है ऐसी कम तैसी हो जानी है बच्चों, तो इसलिए अपने को शो ऑफ में ना ज्यादा जाना चाहिए ना करना चाहिए, ठीक है। फन के लिए लोग करते हैं कि अच्छा लगेगा, मतलब कूल लगेगा, हम घूमने जाएंगे तो क्या करें, तो सिगरेट ही पीने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूरियोसिटी रहती है कि भैया क्या होगा, हमने कभी सिगरेट नहीं पी, हम एक बार देखना चाहते हैं कि पीने के बाद लगता कैसा है, ठीक है। तो लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं कि उनको सिगरेट पीने के बाद कैसा लगेगा। यार कुछ नहीं लगेगा यार, निकोटीन है, एडिक्ट हो जाओगे। तो लोगों को एक बार क्यूरियोसिटी रहती है, दूसरी बार थोड़ा और रहती है, अच्छा ठीक है एक ले लेते, क्या होगा, धीरे 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 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15, 25, 30, 40 हो जाएगी, चेन स्मोकर बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद डिफेंस टू द एल्डर्स के फ्रस्ट्रेट होकर आप पीने लगते हैं। रिलैक्सेशन के लिए पहले दिन जब आपने पिया तो आपको बड़ा अजीब लगा, पर जब आप रोज एक एक 2 जो है खाते गए टोबैको के फॉर्म में, पीते गए, तो आपको रिलैक्स लगने लगा, ठीक है। जो लोग बहुत समय तक काम करते हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज के लोग जो है लंबे लंबे समय तक काम करते हैं, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो उस रिलैक्सेशन के लिए दे फॉलो द टोबैको। क्या करें, तो चलो सिगरेट ही पी जाते हैं, ठीक है। अब टोबैको तो नहीं खाते, पर जनरली दे यूज टू स्मोक द सिगरेट, ठीक है। और सबसे बात ये अच्छी है कि अल्कोहल एंड टोबैको दोनों से रिलैक्सेशन मिलता है, पर सबसे जल्दी फटाफट से जो काम हो जाएगा वो क्या है, स्मोक। तो वो जाते हैं स्मोक करते हो चले जाते हैं, कम से कम आधे 1.5-2 घंटे के लिए तो उनको ठीक फील होता है, बिकॉज निकोटीन जो होता है वो एडिक्ट बनाता है अपना, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप का प्रेशर, हाँ सारे लोग ग्रुप में गए, घूमने फिरने गए, और उसके बाद एक ने बोला कि चलो सिगरेट पी लेते हैं यार, ठीक है। अरे भाई तुम पी ले यार, अपना भाई है यार, तू डूड है यार। ऐसे डायलॉग्स जो होते हैं वो बच्चे को एडिक्ट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवेंचर, देखे यार देखे तो कैसा लगता है, आज हम लोग गए यहाँ पर फलानी जगह और हमने वहां पे सिगरेट पी, क्या एडवेंचर था यार, क्या कूल सीन था यार। ये जो थॉट्स है ना, ये बच्चों को बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं। सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जब जो लोग बहुत ज्यादा मतलब जब पहले जो है घर पे रहते हैं 9th 9th तक, फिर 10th में उनको माँ बाप भेज देते, जाओ बच्चों पढ़ो, तुम बाहर करो, मेरा नाम रोशन करना। वहां नाम रोशन तो करने नहीं करने गए, खुले सबको देखा कि सारे सिगरेट पी रहे हैं तो हम भी पीना शुरू कर देते हैं। तो सेंस ऑफ फ्रीडम, उनको लगता है कि वो आजाद हैं, अब वो उनके ऊपर किसी का रेगुलेशन नहीं है और हम कुछ भी कर सकते हैं अब। तो दिस इज द सेंस ऑफ फ्रीडम। एंड एडवर्टाइजमेंट, सबसे बड़ा रोल जो है ना बच्चों का जीवन जो है झंड करने में, वो रोल है एडवर्टाइजमेंट का। ये गाना सुन सुन के बेकरारी में ख्याल आया तेरा और ऐसी की तैसी हो गई तेरी, और ये सब जो आप काम कर रहे हैं कबीर सिंह मूवीज देख के किया आपने। मतलब मैं सबसे ज्यादा मुझे हंसी तब आती है जब मैं अपने हॉस्पिटल जाती है एंड बच्चा जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं मेरे MBBS सेकेंड ईयर के, पढ़ाती हूँ उनको, तो मैं उनको देखती हूँ कि जब कबीर सिंह मूवी आई तो मैंने 2-3 बच्चों को क्लास में देखा कि बियर्ड बना लिए, बुलेट ले ली, वैसे चश्मा लगा लिया। तो आप कॉपी कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो कि आपने उनका पूरा रूप ही ले लिया। रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं है, ठीक है। मिस्टर शाहिद कपूर, अगर उनका कोई आप इंटरव्यू देखो तो क्योंकि कैरेक्टर वॉज सो नेगेटिव, कबीर सिंह कैरेक्टर वॉज सो नेगेटिव, इवन उनके बच्चों पर वो नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े, इसलिए वो घर पे बिल्कुल सही साठ होके नहा धो के घर जाते थे ताकि उनके बच्चों पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो ये सब रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। तो रियल लाइफ को कॉपी मत करो, रियल लाइफ में जियो। और इन सब प्रेशर में आकर बिल्कुल भी ये सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। आइए वो जानते हैं क्या है साइड इफेक्ट, देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन, देखिए अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके सिगरेट में निकोटीन है तो ऐसा नहीं है। जो है आपके सिगरेट में जो है कैडमियम ऑक्साइड होता है जो बैटरीज में यूज किया जाता है, आपके सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेड होता है, निकोटीन होता है, बहुत सारे कार्सिनोजन होते हैं जो आगे चल के आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि निकोटीन जो होता है वो आपको ट्रैंक्विलिटी देता है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़ा हम लोगों ने। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं कि आपको इससे नींद नहीं आती है बट यू फील रिलैक्स एंड काम। समझ में आ रही बात, आपको इससे नींद नहीं आएगी। ट्रैंक्विलाइजर्स यही थे हम लोगों के, सेडेटिव हाइप्नोटिक से आपको नींद आ रही थी और ट्रैंक्विलाइजर से आपको नींद नहीं आती थी। तो आपके जो ट्रैंक्विलिटीज होते हैं ये आपको नींद नहीं दिलाते बट ये आपको काम इफेक्ट्स दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं बच्चों, काम इफेक्ट, आपको शांत लगता है, ठीक है, मतलब यू फील रिलैक्स, ठीक है।
और जो है सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इससे अलर्टनेस लगती है। मैंने बोला ना कि जो आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लोग एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार, और उनको लगता है कि अब उनको थोड़ा एक्टिव होना, थोड़ा अलर्ट होना, थोड़ा उनको अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा काम होना चाहिए, चिड़चिड़ा रहे, फ्रस्ट्रेट रहे, तो फिर वो क्या करें, जाके स्मोक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो स्मोक होता है, निकोटीन जो होता है वो काम इफेक्ट देता है, आपको शांत करता है दिमाग को। ठीक है, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो बच्चों जी। सिगरेट पीने से आदमी को या टबैको यूज करने से आदमी को अलर्टनेस क्यों लगती है, ये एक बड़ा सवाल है ना। क्योंकि ये जो निकोटीन होता है ये आपकी बॉडी से एड्रेनलिन निकलवाने लगता है, और एड्रेनलिन क्या होता है, ये आपको एक्टिव करता है। मतलब जैसे कि आप काम कर रहे हैं और आप, मैंने देखा है मेरे ही कुछ कलीग्स को मैंने देखा है कि बार बार काम के बीच में वो कहीं कहीं जाते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं सबको पता है। ओके, फिर जब वो आते हैं तो दे फील एक्टिव। ठीक है, वो एडिक्ट हो चुके हैं और कुछ नहीं कर सकते, उनको सिगरेट पीना जो है कंपल्शन हो गया है, चाहे तो वो छोड़ सकते हैं पर वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही वो पी के आते हैं उनकी बॉडी में एड्रेनलिन इंक्रीज होता है, और एड्रेनलिन आपकी बॉडी को अलर्टनेस देता है। जैसे ही आपकी बॉडी को अलर्टनेस देता है, इसका मतलब यह है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर मतलब द फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, ये तेजी से फ्लो होने लगेगा, जिससे आपकी आर्टरीज में प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से, ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका जो हार्ट बीट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड वंस योर हार्ट बीट गेट इंक्रीजेस, होगा क्या, होगा ये कि आपको अच्छा सा लगेगा, यू फील एक्टिव। तो मैंने देखा है कि हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसा होता है, फिर जब पी लेते ये ऐसा फील करने लगते हैं, इसलिए उनको रेगुलर इंटरवल पे वहां निकोटीन लेने जाना होता है। तो निकोटीन जो होता है ये आपकी बॉडी में ट्रैंक्विलाइजर की तरह बिहेव करता है, जो आपकी बॉडी को काम रखता है, और साथ ही साथ ये थोड़ा आपको एक्टिव भी रखेगा। एक्टिव करने का कारण ये है कि ये आपकी बॉडी से एड्रेनलिन निकलवाने लगता है। एड्रेनलिन निकलवाने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्टिव फील होता है। डन। नेक्स्ट इज, पर अगर कंटिन्यूसली आप निकोटीन का इस्तेमाल करते रहेंगे बच्चों, तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज ही रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही रहेगा, और अगर कंटिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा तो आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी हार्ट की वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। और बच्चों, जैसे एक एथलीट होता है ना, जिसको दौड़ाते 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 एक टाइम आता है कि वो थक जाता है। हर एथलीट की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि अगर इसको 1000 मीटर रेस दौड़ना है तो 1000 वो अच्छे से दौड़ लेगा, पर आज उसने बोला नहीं, आज मेरा मन है कि तू 1000 मत दौड़, तू 3000 दौड़, 3000 दौड़, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो थक जाएगा ना। हार्ट के साथ भी ऐसा ही है, अगर वो 1 मिनट में पूरा जो है 5 लीटर ब्लड पंप करता है, और अगर आप उससे 1 मिनट में 7 लीटर ब्लड पंप करवा रहे बार 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 बार, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा, और होगी आपको बहुत सारी हार्ट डिजीजेस। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीजेस होने लगती हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट इज, निकोटीन जो होता है ये, अगर देखो हमेशा जैसे ही कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसको ये बोला जाता है कि क्या आप अल्कोहल यूज करते हैं या आप स्मोक करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, सिगरेट स्मोक जो होता है, निकोटीन जो होता है, ये माँ के ब्लड से बच्चे में पहुंच सकता है और बच्चों में डिफॉर्मिटीज आ सकती है। डिफॉर्मिटीज क्या हो सकती है, क्लेफ्टेड अपर लिप हो सकता है, हाथ में पैरों में उंगलियां नहीं बन सकती, हो सकता है आर्म्स ही नहीं बने, और आपके कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस शुरू हो जाए, तो इससे जो है हो सकता है इनफर्टिलिटी आ जाए। बहुत सारा स्मोक जो करते हैं लोगों में इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फीटस ढंग से नहीं हो पाती, तो इसलिए प्रेग्नेंट मदर को ये नहीं लेना चाहिए, और जो है फीटस की ग्रोथ अगर वो ढंग से चाहती है तो, और अगर कोई फर्टाइल कपल है तो उसे स्मोक नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। ठीक है, तो निकोटीन कॉजेज अ रिटार्डेशन एंड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड इट प्रोड्यूसेस द इनफर्टिलिटी। ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एक बहुत 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 ही बड़ा वो बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है बच्चों। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं बच्चों, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो नॉर्मल पर्सन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होता है बच्चों, 1%। पर अगर मैं किसी स्मोकिंग वाले पर्सन की बात करूं, ठीक है, जो स्मोकिंग करता है, अगर मैं स्मोकिंग पर्सन की बात करूं तो उसकी बॉडी में 2 से 15% तक कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। समझ में आ गई बात। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है और ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बच्चों,
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होने लगता है। तो कायदे से ऑक्सीजन को डायरेक्टली हीमोग्लोबिन से बाइंड होना चाहिए, पर अब वो एक ऐसे कंपाउंड के साथ बाइंड होने लगा है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है, और जब हमें टिश्यूज को गैस देनी होती तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड दे देते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन की है वो सारी गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज्यादा है। अगर आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से बंधा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से बंधा हुआ है, वो सब उसको छोड़ देगा और स्टार्ट बाइंडिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बाइंडिंग एफिनिटी की मैं अगर बात करूं तो सबसे अधिक बाइंडिंग एफिनिटी जो बॉडी में होती है आपकी हीमोग्लोबिन की, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसीलिए अगर आप किसी पोल्यूटेड एरिया में हैं, अगर आप सिगड़ी जलाए हुए हैं, अगर आप कोयला जला रहे हैं, तो उससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है। इसलिए अगर आप किसी कमरे में हैं और अगर आपने वो कमरा बंद कर लिया है और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, और जला लिया है आपने बाजू में कोल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भर भर के निकल रही है, अब उस वहां पे ऑक्सीजन तो है नहीं। अब आपकी बॉडी में जितना भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड था वो सब छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड टिश्यूज को डिलीवर हो जाएगी और आप मर जाएंगे। सो इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस गैस। ये आपकी बॉडी में क्या करता है, इट इंटरफेयर्स विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता और टिश्यूज में जाकर ऑक्सीजन की जगह काम करने लगता है। तो आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को बढ़ाने का जो है स्मोक का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जो लोग स्मोक करते हैं उनको एम्फाइसीमा, सांस लेने में दिक्कत, हाइपोक्सिया ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय द स्मोकिंग। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी? हमने ये सीखा कि लोगों टोबैको किससे निकाला जाता है, किस मोड से लिया जाता है, फिर हमने सीखा कि टोबैको एडिक्शन शुरू कैसे होता है, फिर हमने सीखा कि टोबैको के इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा, अब हमें सीखना है कि कौन कौन सी डिजीजेस जो होती हैं वो टोबैको से हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टोबैको में मोर देन 180 कार्सिनोजेंस होते हैं इन द सिगरेट्स, और ये कार्सिनोजन जो होते हैं, ऑब्वियसली व्हाट इज द कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, राइट? तो कार्सिनोजन क्या होते हैं बच्चों? कार्सिनोजन वो होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो स्मोक के इरिटेंट्स होते हैं वो जाके एल्वियोलाई की वॉलों पे जो है ऐसे घिसते जाते हैं, घिसते आपकी जो एल्विलाइज होती हैं उनके अंदर फाइब्रोसिस होने लगता है, फाइब्रस टिश्यूज डेवलप होने लगते हैं और वो हार्ड हो जाती है एंड दे विल कन्वर्टेड इनटू द कैंसर। तो अगर आप टोबैको च्यू करते हैं तो आपको माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको जो है थ्रोट कैंसर हो सकता है और लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में हाइपर जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका टोबैको होता है उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन विल इंक्रीजेस द blood pressure, continuous increase of blood pressure causes the increase heartbeat रहेगी, और हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई बीपी का मतलब क्या है बच्चों? हाई बीपी का मतलब है हाइपरटेंशन। आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है आर्टरीज में वो बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ आपको होगा हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का मतलब ये होता है, ध्यान से समझो क्या कहानी क्या है। जब हम निकोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी का हर प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है, और आपकी आर्टरी में जितना भी फैट है वो यूटिलाइज नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और वहीं वो जमता जाता है क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता जा रहा है। ठीक है, और कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होने लगती हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कार्सिनोजन होते हैं जो कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारा टार, बेसिकली आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब आप स्मोक करते हैं तो बहुत सारा टार निकलता है, और टार जो होता है वो चीजों को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ब्लॉकेज होने लगता है, जिस तरीके से आपकी हार्ट में जो प्रॉपरली जो ब्लड पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। आगे बढ़े। नाउ जो आपका देखो, लुक एट दिस, ये आपका लंग्स है, लुक एट दिस कितना काला हो चुका है। ओके, स्मोकर कफ एंड ब्रोंकाइटिस, टोबैको स्मोक इरिटेट्स द थ्रोट कॉजिंग द थ्रोट एंड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जो आपके ब्रोंकाइटिस मतलब बेसिकली कंटिन्यूसली आप एक इरिटेंट लेते जा रहे, रुक ही नहीं रहे हैं आप, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक्सेसिव वर्किंग ऑफ द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स दे गेट इन्फ्लामेड। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा खांसी आएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्मोकर्स कफ। क्या कहलाता है ये? स्मोकर कफ कहलाता है। बहुत ज्यादा खांसी आएगी। ठीक है, ब्रोंकाइटिस होगा, आपको चेस्ट में पेन होगा। टोबैको स्मोक जो होता है ये थ्रोट को इरिटेट करने लगता है
जिसकी वजह से आपको बहुत, मेरे को अभी खांसी नहीं आ रही, मुझे तो कोल्ड की वजह से आ रही, ठीक है, ठीक है, तो थ्रोट जो है वो इरिटेट होगा जिससे खांसी आएगी आपको, ठीक है। इम्फाइसीमा, आपको जो है ऑब्वियसली बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है तो आपको घबराहट लगेगी, सांस नहीं आएगी। पल्मोनरी टीबी हो जाएगा, टीबी का मतलब ब्लॉकेज ऑफ बेसिकली एल्विलाई, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी टीबी, ओके, टीबी होने लगेगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ओके। नाउ विड्रॉल सिम्टम्स की अब हम बात कर रहे हैं, आइए देखें विड्रॉल सिम्टम क्या होता है। तो अब हम इसका आखिरी में देखते हैं विड्रॉल सिम्टम क्या है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बता दूं, बेसिकली होता क्या है कि जो स्मोक होता है वो एक हबल बबल जनरेट कर देता है। इसका मतलब ये कि इतना प्रोन बना देता है लंग्स को कि उसमें जाके बैक्टीरिया आसानी से कोलोनाइज होकर टीबी कर सकता है। इम्फाइसीमा का मतलब होता है कि वॉल्स ब्रेक करने लगता है एल्विलाइज की और आपको सफोकेशन फील होता है, राइट। अब बात करते हैं विड्रॉल सिम्टम। अगर आप स्मोक छोड़ रहे हैं तो आपको क्या होगी, एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी का मतलब आपको घबराहट फील होगी, आपको थरथराहट फील होगी, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा जाना है मुझे, सिगरेट पीना है, मुझे अजीब सा लग रहा है, हाथ पैर ऐसे कपने लगेंगे, तो ऐसा फील हो सकता है। नर्वसनेस फील होगी, मतलब एंजाइटी का मतलब आपको एक अजीब सा लगेगा, एंजाइटी अटैक्स आने मुझे चाहिए है, इस टाइप का। नर्वस रहोगे आप चीजों को, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, आप किसी को कुछ बता नहीं पाओगे, इरिटेबिलिटी, आपको चिड़चिड़ फील होगी, ठीक है। आपको डिप्रेशन फील होगा, मतलब एक स्मोक में आपको ऐसा लगेगा कि अपने जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो मर जाना बेहतर है, ठीक है। इंसोमेनिया मतलब आपको रात में नींद नहीं आएगी, तो ये इसके क्या है, विड्रॉल सिम्टम है। किसी भी ड्रग को शुरू करना इज वन ऑफ द मोस्ट आसान थिंग, समझ रहे हो मेरी बात को, कि किसी भी ड्रग को शुरू करना सबसे आसान चीज है बच्चों, पर उसको छोड़ देना, उससे वो है ना, एक डायलॉग सुना है मुझे, किसी से प्यार करना बहुत आसान है पर उससे वापस चले जाना, दूर चले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो किसी चीज से प्यार करना बहुत आसान है, उसको शुरू करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, पर उससे दूर चले जाना ये आपकी चाहत है और यही चाहत आपको राहत देगी। समझ में आ गई बात। तो अगर आप निकोटीन शुरू कर दिए तो छोड़ दीजिए। विल पावर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग यार। इन सब से अगर आप मुक्ति, विड्रॉल सिम्टम रहेंगे पर कितने दिन रहेंगे, 15-20 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, 20 दिन के बाद यू गेट नॉर्मल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, आपको ऐसा लगेगा कि पानी पीऊं, अजीब सी सूखा सूखा सा लगेगा, गड़ता रहेगा अजीब सा, ठीक है। आपको बॉवेल्स मतलब पॉटी जाएंगे तो आपको पॉटी नहीं आएगी ढंग से, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप जो काम करने जाएंगे ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके कर नहीं पाएंगे, एकदम एक्यूरेसी खत्म होने लगेगी आपकी। इंक्रीज एपिटाइट, ये देखो सबसे बड़ा रोल ये है कि जो लोग निकोटीन लेते हैं उनका भूख सप्रेस रहता है, और निकोटीन के साथ चाय इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये दोनों भूख को सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे आपका एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगा, और क्रेविंग तो मतलब चरम पर रहेगी, आपको ऐसा लगेगा सिगरेट पी लूं बस बाकी सब भाड़ में जाए, ठीक है। तो क्रेविंग ऑफ टोबैको बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा जो है, अगर मान लीजिए नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप घर पे छोड़ सकते हैं, आप दूसरों से बात करिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। इसमें टीचर्स, दोस्त, पेरेंट्स, ये तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप टोबैको उसके बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड ऑन द राजा मुंडरी आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। आप वहां पर जाकर एक रिहैब के तौर पर वहां रह सकते हैं और अपनी सिगरेट छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो है वो मई 31 को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गई बात? दैट्स इट। चलिए तो एक बार टोबैको एडिक्शन को रिवाइज कर लें हम लोग। सो आज हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि टोबैको किससे निकाला जाता है, किस फॉर्म में ले जाता है, किस फैमिली का है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि टोबैको एडिक्शन कौन कौन से कारणों से शुरू होता है। फिर हमने सीखा कि क्या क्या ये आपको इफेक्ट देते हैं, कितने अच्छे इफेक्ट्स देते हैं, पर इससे आपको कौन कौन से कैंसर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, वूपिंग कफ, स्मोकर कफ हो सकता है, टीबी हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है। ये विड्रॉल सिम्टम है, ठीक है। और अगर आप छोड़ना चाहें तो यहां जा सकते हैं। एंड वर्ल्ड टोबैको डे। सो वी हैव कंप्लीटेड द टोबैको एडिक्शन। आई होप यू लर्न, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक और भयंकर इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी है अल्कोहल, ठीक है। हालांकि सरकार इसको बंद नहीं कर सकती क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। समझ में आई बात? बहुत पैसा सरकार को मिलता है क्योंकि इसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो टैक्स जो है सरकार को मिलता है और उससे फायदे होते हैं। तो बेसिकली टोबैको जो एडिक्शन होता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही डेंजरस होता है। टोबैको बोल रही है, अल्कोहल एडिक्शन मतलब, पर दोनों में अगर मैं बात करूँ ना, कौन से एडिक्शन को आप पहले छोड़ सकते हैं? अल्कोहल को आप छोड़ सकते हैं, निकोटीन को छोड़ना इज रियली डिफिकल्ट टास्क। पर दुनिया में जहाँ चाह है बच्चों जी वहीं तो राह है, तो उस राह को अपनाइए और इन
दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए। किसी भी चीज़ का मिनिमलिस्टिक इज अ गुड थिंग, बट अगर आप उसकी अति करोगे बेटा तो डैमेज तो आपको होना ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है जो नस्सू लोग रहते बोलते हैं मरना तो है ही, तो एक बार दारू पी के जो है सिगरेट पी के मर जाते हैं। बेटा मरने के लिए पैदा हुए तो फिर जन्म ही नहीं लेना था। अगर यही सब जो है कर्म दंड करने के लिए पैदा हुए थे अपन, तो क्यों करना था फिर अपन को, जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। आगे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ एल्कोहल हम ड्रिंक करते हैं। तो हम ड्रिंक करते हैं बच्चों इथाइल एल्कोहल, ठीक है। हम जो फॉर्म ऑफ एल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो होता है इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। मिथाइल एल्कोहल नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो पॉइजनस होता है, ठीक है। इवन जो हम लैब्स में भी एल्कोहल यूज करते हैं फॉर सैनिटाइजेशन, वो भी इथाइल एल्कोहल होता है। बस इथाइल एल्कोहल जो हम ड्रिंक करते हैं उसमें पानी जो है ज्यादा होता है और एल्कोहल कम होती है, पर जो लैब में हम एल्कोहल यूज करते हैं उसमें एल्कोहल ज्यादा होता है और पानी कम होता है, ठीक है ना। एल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वॉलेटाइल होता है, अगर आप उसको खोल दोगे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। एल्कोहल जो होता है वो हमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिलता है, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे भी। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से फर्मेंट कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं वो है जाइमेज, जो ईस्ट से निकलता है। ये जाइमेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को आपके इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और इसी इथाइल एल्कोहल को हम प्यूरिफाई करते हैं और उसके बाद उसे ड्रिंक करते हैं। ये हुआ आपका क्या, ये हुआ कि आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा ले रहे हैं। मतलब बहुत सारे टाइप की वैरायटी ऑफ जो है एल्कोहल होती है, जैसे वाइन होता है, विस्की होता है, जिन होता है, वोडका होता है, टकीला होता है, बहुत सारे टाइप की एल्कोहल होती हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, कि कहाँ से यूज कर रहे हैं, बार्ले से, मेज से, किसी प्लांट का या किसी गेहूं का, वीट का, किसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल जो है वो यूज की जाती है, निकाली जाती है by the fermentation of the starch grain. Starch grain can be of anything. It may be rice, it may be wheat, it may be barley, it may be anything. ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अब देखो, अब कबीर सिंह इज वन ऑफ द ट्रेंडिएस्ट यूथ आइकन इस मामले में बनते जा रहे हैं, पर ऐसा अपने को नहीं करना है बच्चों, क्योंकि इसकी बर्बादी, मैंने लोगों को अपनी आंखों के सामने ज़्यादा अल्कोहल पी के मरते हुए देखा है, ठीक है। मतलब बेसिकली अल्कोहल जो होता है ना वो एक टाइप का रिलैक्सेंट होता है, मतलब वो आपको अच्छा फील कराता है। आप जिन इमोशन से बचना चाह रहे हैं उन इमोशन से ये आपको भागने में मदद करता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि किसी को जो है किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो अब वो क्या करे, मतलब वो नहीं सोचना चाहता कि उसके जो कर्जदार जो है कैसे उससे कर्ज मांगने आ रहे हैं, कैसे उसके परिवार को इंसल्ट कर रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करता है, वो उन सब चीज़ों से बचने के लिए शराब पीना शुरू कर देता है। पर ये तो बड़ी बात हुई। अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स की, तो टीनेजर्स में जैसे आपने कारण देखे टोबैको यूज़ करने के, सेम कारण वही कारण है आपके अल्कोहल यूज़ करने के, इमिटेंट। आप बड़े आपके घर में अगर कोई ड्रिंक करता है तो आप उनको देख देख के कि ये कितने अच्छे से करते हैं, ये एक बार आपको लगेगा। आपको फ्रीडम चाहिए, आपके ग्रुप में आपको लोग प्रेशराइज करते हैं, आप कूल बनना चाहते हैं, फन के लिए आप पी रहे हैं, ठीक है। ये सब कारण हो सकते हैं आपके अल्कोहल यूज के लिए। क्यूरियोसिटी, आप एक बार देखना चाहते हैं कि आपको पीकर लगता कैसा है, तो भी आप अल्कोहल पी सकते हैं, ठीक है। पर इसके साइड इफेक्ट बहुत भयंकर होते हैं। निकोटीन का इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा होता है, पर अल्कोहल का इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। ये आपके सेंसेस को खत्म कर देता है। निकोटीन पीने से आपके सेंसेस खत्म नहीं होते, पर इसको पीने से आपके सेंसेस खत्म होने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेसिव अल्कोहल अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और आपकी साइकोलॉजिकल फंक्शन को खत्म करने लगता है। फिजिकल मतलब आपकी हेल्थ जो होती है, बेसिकली क्या होता है कि जो लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और उनको फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो आपका अल्कोहल होता है वो जाकर लीवर में फैट में कन्वर्ट होता है और ये फैट फिर पूरे बॉडी में डिपॉजिट होते हैं और आप मोटे होते जाते हैं। फिजिकल। उसके बाद फिजियोलॉजिकल, मतलब फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है, जो कि इंटरनल ऑर्गन है, वो भी ढंग से फंक्शन नहीं करेंगे। आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, दूसरे दिन आप उठेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन फील होगा, आपको हेडेक फील होगा, हैंगओवर जो है आपको फील होगा, आपको थका हुआ फील होगा, आपको नींद आएगी। उसके बाद आपके साइकोलॉजिकली, ठीक है, मतलब आप बात करें, मतलब इफ यू आर अ रिपीटेटेड पर्सन, आप एक अच्छे बच्चे हैं क्लास के और सोचो कि आपने अगर ऐसी हरकतें शुरू की तो आप साइकोलॉजिकल जो है आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब आप हंसना चाह रहे हैं तो आप रोने लगेंगे, रोना चाह रहे हैं तो हंसने लगेंगे, आपको बकवासें करने लगेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी भी गड़बड़ होने लग जाती है, ठीक है। और इस चीज को हम कहते हैं अल्कोहल अब्यूज। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम कहते हैं अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। और अगर कोई आदमी अल्कोहल का एडिक्ट है, बिना शराब पिए रह नहीं पा रहा, देखो एडिक्शन का मतलब ये, देखो
एडिक्ट किसको कहते हैं? जिसको रोज शराब चाहिए, डेली शराब चाहिए, हफ्ते में रोज शराब चाहिए। एक आध बार पीने को एडिक्शन नहीं कहते, पर अगर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आज हो जाए यार, अब रहा नहीं जा रहा, आज बहुत ठंडी है यार, बहुत गर्मी है, आज बहुत बरसात है, आज ओला गिर रहा है, आज ज्वालामुखी पड़ गया, हर मौके पर अगर आपको अल्कोहल पीना है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हम एडिक्ट हो चुके हैं। समझ में आ गई बात? ओ आज तेरा बर्थडे, चल पीते हैं, ठीक है, आज कोई मर गया, चलो पीते हैं, आज बहुत खुश है तो पियेंगे, आज बहुत दुखी है तो पियेंगे। जब ऐसे मौकों पे आप पीने के बहाने ढूंढने लगे, इट मीन्स टू से दैट कि यू आर एडिक्टेड, और इसे हम कहते हैं एल्कोहलिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों इसे कहते हैं हम एल्कोहलिज्म। WHO जो होते हैं, WHO ने 1964 में डिक्लेयर किया कि एल्कोहलिज्म एक डिजीज है। समझ में आई बात? 1964 में WHO ने डिक्लेयर किया कि एल्कोहलिज्म एक डिजीज है, बीमारी है। ठीक है, ईज फील होता है ना, घबराहट फील होती है। चलिए, अब कहानी ये है कि ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है कि अल्कोहल कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब हो सकता है। सबसे बड़ा आंसर तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अल्कोहल जो एब्जॉर्ब होता है वो मेनली स्टमक से होता है। कहाँ से स्मॉल एब्जॉर्ब होता है? स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। पर और कहाँ से हो सकता है? ये थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन से भी हो सकता है और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से भी हो सकता है, पर मेनली कहाँ से होता है? स्टमक से होता है। अल्कोहल जो होता है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे पढ़ाती हूँ मैं आपको। अच्छा देखो, काम पढ़ाओ। चलो, स्टमक से अल्कोहल जाता है, स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, डन। स्टमक से कहाँ आता है? ब्लड में आता है। ठीक है बच्चों, ब्लड में ये कहाँ जाता है? लिवर में जाता है। ठीक है, ये अल्कोहल जो है सबसे पहले कहाँ आएगा बच्चों? स्टमक से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, स्टमक से एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा बच्चों? आपके ब्लड में जाएगा। ब्लड से कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा। लिवर में जाकर इट विल कन्वर्टेड इनटू द फैट। ठीक है, कहाँ क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कन्वर्टेड इनटू द फैट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, फैट में कन्वर्ट हो गया। अब ये धीरे धीरे, अब यही फैट जो है ये फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा लिवर में। ये फैट लिवर से निकल के कहाँ जाएगा? ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएगा तुमको पता है? ये जाएगा लंग्स में। ठीक है, और लंग्स से ये पता है कहाँ जाएगा? ये जाएगा हार्ट में। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पूरे बॉडी में क्या इंक्रीज होता जा रहा है बच्चों? फैट। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में फैट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है। अगर फैट इंक्रीज होगा तो आपको क्या होगी? ओबेसिटी, मोटापा आने लगेगा और आपको बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जैसे क्या क्या शुरू हो जाएगा? ओबेसिटी खुद एक बीमारी है। जैसे आपको शुरू हो जाएगा फैटी लीवर। ठीक है, लीवर में फैट जम रहा है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी और बीमारियां शुरू हो सकती हैं। सो बेसिकली लिवर क्या करता है? लिवर जो होता है, अच्छा इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन डिक्रीज होने लगेगा। ग्लाइकोजन क्या होता है? ध्यान से सुनो, व्हाट इज ग्लाइकोजन? व्हाट इज ग्लाइकोजन? जब आप ग्लूकोज बहुत ज्यादा लेते हैं तो ग्लूकोज इतना अगर यूज नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में तो वो लिवर में जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगता है। पर अगर आपके लिवर में भरा हुआ है फैट तो ग्लाइकोजन बनेगा कैसे? सवाल तो ये है ना बच्चों, सवाल समझ गए ना मेरी बात क्या बोल रही हूँ? इफ यू हैविंग मोर शुगर देन व्हाट द लिवर विल डू? क्या करेगा लिवर? लिवर उस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और वो उसे स्टोर करके रख लेगा। डन। अब आपके लिवर में तो भरा पड़ा है फैट, तो कहां से होगा? तो ग्लाइकोजन डिक्रीज होने लगेगा। आपकी लिवर की जो फंक्शनैलिटी होती है, लिवर ग्लाइकोजन डिक्रीज, आपके लिवर का फंक्शन जो है वो डिक्रीज होने लगेगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं फैटी लिवर। तो अब आपको समझ में आया कि अल्कोहल पीने के बाद आदमी मोटा क्यों हो जाता है? अल्कोहल पीने के बाद आदमी मोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि लिवर के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो उस अल्कोहल को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करे और पूरे बॉडी में फैला दे। फैट अलग अलग जगहों पे जाके स्टोर होगा और वो आपको मोटापा देगा और बहुत सारी और बीमारियां कॉज होंगी। तो अल्कोहल का काम आपको समझ में आया? ठीक है, इसलिए आदमी मोटा हो जाता है। तो क्या करें? अगर आपको अल्कोहल पीने का शौक है तो भैया जब आप अल्कोहल पीते हैं तो दूसरे दिन प्रॉपर एक्सरसाइज करिए ताकि जो फैट स्टोर हुआ है उसे हम बर्न कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अल्कोहल पीने के बाद ये वो है ना, मुझे ये अमिताभ बच्चन है, मुझे गाना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है तो, पर हाँ ये गाना बहुत लोग जो है गाना बहुत चुन चुन के बनाते हैं। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। ठीक है, लोग लोगों को छोड़ देते हैं, रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, जो है तलाक ले लेते हैं लोग, पर शराब नहीं छोड़ते। ठीक है, तो जो गाना बनाया मैं शराबी, ये बिल्कुल मतलब रियलिस्टिक बनाए हैं, पर एक्चुअली इन्हीं सब चीजों से लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है। एक बार पी के तो देखा, दीपिका पादुकोण गा रही थी मैं शराबी, अपन भी पी के देखेंगे। तुम दीपिका पादुकोण नहीं हो ना मैं हूं, वो लोग एक्ट्रेसेस हैं, उनके पास फैट रिमूवल के लिए बहुत पैसा है, बट वी डोंट हैव। ओके,
ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, सो अल्कोहल, लोगों को ये लगता है कि अल्कोहल पी के वो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली स्टिमुलेंट थोड़ी है ये, ना 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 ना, अल्कोहल कोई स्टिमुलेंट नहीं है बच्चों, बल्कि ये एक सेडेटिव है। ठीक है, ये क्या है, एक सेडेटिव है, ये एक एनेस्थेटिक है और ये एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, अल्कोहल कोई स्टिमुलेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? स्टिमुलेंट की कैटेगरी में हमने कैफीन पढ़ा है, स्टिमुलेंट की कैटेगरी में हमने कोकेन पढ़ा है, हमने कॉफी पढ़ा है कोकोआ प्लांट से, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी स्टिमुलेंट में, पर इनके बारे में हमने स्टिमुलेंट में नहीं पढ़ा है। तो ये कोई स्टिमुलेंट नहीं है बच्चों, बल्कि ये सेडेटिव है। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो आप शराब पिएंगे तो आपको दर्द राहत मिलेगा, पर लोग इसी दर्द को बहाना मार के, आज मेरे कमर में दर्द हो रहा है, चल दारू पीते हैं। ठीक है, तो लोग इस दर्द को बहाना बना के शराब पीते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो है ये आपकी फंक्शनल एक्टिविटी बेसिकली करता क्या है अल्कोहल, व्हाट इज द वर्क ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल जो होता है ये आपकी फंक्शनल एक्टिविटी को घटा देता है। ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटी को कैसे घटाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर था गाबा, ठीक है, उसको ये कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग रिलीज करवाया रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की एक्टिविटी घटी हुई रहती है। तो इससे बॉडी की एक्टिविटी घटा देता है, इससे आपको थोड़ा सा पेन से रिलीफ मिलता है। ओके, और इससे आपको सेडेटिव मतलब आपको हल्की हल्की नींद आएगी, आपको दर्द से राहत मिलेगी, काम लगेगा आपको। ओके, एनेस्थेटिक होता है, इससे सेंसेशन लॉस होने लगते हैं, और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट जो है वो आपके हिंड ब्रेन के सेरिबेलम में होता है। और इसके लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आप देखो मेरा बायोहॉलिक जानकारी केंद्र, वहां पर मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट बनाया भी है, आप प्लीज जाओ और उसको देखो। ठीक है, सेरिबेलम जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, इसको ये इफेक्ट करता है, तो आपका चलना और आपका बोलना ये दोनों इंपेयर्ड हो जाते हैं। मतलब आप चलोगे तो ऐसे ऐसे उल्टा सीधा चलोगे, आप बोलोगे तो आप स्लो हो जाते हो। बेसिकली अल्कोहल का सेरिबेलम को ये क्या कर देता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, आप इतने स्लो हो जाते हो कि आपके शब्द, आपका रिएक्शन टाइम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अल्कोहल पीने से आपका जो रिएक्शन टाइम होता है बच्चों वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब आप बहुत स्लो प्रोसेस करने लगते हो। मतलब आपको रोड में चलना है तो आप धीरे धीरे चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि जब जैसे मान लो कोई बच्चा भाग रहा है तो ब्रेक लगाना है, तो आपका ब्रेक इतने धीरे लगेगा कि पता चला बच्चा ही जो है उड़ा दिया आपने। तो ये रिएक्शन टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है आपका। ओके, आगे बढ़े। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अल्कोहल से, आइए देखते हैं। अल्कोहल जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है सोशल प्रॉब्लम्स। हम किसी जगह पे जा रहे हैं, सपोज दैट कि हम किसी जगह पे जा रहे हैं और वहां पर अगर हमने दारू पी के उत्पात मचाया तो सोचो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी यार। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज द सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, लोग शराब पी पी के लोग सोचते हैं कि देखो, ऑब्वियसली कोई चीज अगर आपको सुख देती है तो आपको करने में बुराई नहीं है, पर अगर आप उस सुख के पीछे अपने सारे काम छोड़ दो तब तो मतलब बुराइयों का भंडार है। तो शराब पीने से लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि भैया बेरोजगारी आने लगती है, क्योंकि कंटिन्यूसली दारू पिए पड़े हैं, जाते ही नहीं नौकरी में। उसके बाद जो है मैराइटल टेंशन होने लगती है। मैराइटल टेंशन का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो है दारू पी के जाओगे, ठीक है, तो शराब पी के जाओगे तो बीवी से लड़ोगे, ठीक है, लड़ोगे तो झगड़ा होगा, ठीक है, झगड़ा होगा तो मार पिटाई होगी, तलाक की नौबत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज। आपको बेसिकली सेंसेस लॉस होने लगता है, क्योंकि ये सेडेटिव है, सेंस लॉस होने लगता है, जो है एनेस्थेटिक है, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको किससे क्या बोलना है और कैसा बिहेव करना है। तो चाइल्ड अब्यूज शुरू हो जाता है, बच्चों को मारना पीटना शुरू हो जाता है। मतलब बेसिकली आपको सुबह रियलाइज होता है कि आपने क्या किया। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर मैराइटल स्टेटस में प्रॉब्लम, अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आपको अगर 10,000 रुपए मिलते हैं, 5,000 की अगर आपने शराब पी ली तो आप अपना परिवार कैसे चलाओगे, अपना खर्चा कैसे चलाओगे, महीने भर कैसे रहोगे। फिर लोगों से आपके उधार बढ़ने लगते हैं, फिर वही लोग आपको ढूंढने आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वायलेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा प्रोन हो चुके हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आप इतने ज्यादा अड्डी दुष्ट बदमाश और पापी हो चुके हो कि लोगों को मारना शुरू करे, ले तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है, अब सुबह शुरू आप यू फील सॉरी जब आप सुबह सो के उठेंगे। ठीक है, एंड ट्रैफिक ऑफेंसेस, आपको उसने बोला चलो 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 गाड़ी इधर लगाओ, ट्रैफिक पुलिस में आपने बोला तेरी ऐसी की तैसे, हम डरते हैं क्या, हम फलाना है, हम ढिमाका है, हम हैं कुछ नहीं। ये कौन कहवा रहा है आपसे, अल्कोहल। ठीक है, तो इससे ट्रैफिक ऑफेंसेस होते हैं, आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपकी सुताई हो सकती है, तो ये अपने को नहीं करना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको डिप्रेशन फील होते लगता है। और आपको मैं बताऊं, जितने भी सुइसाइड होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर शराब पीने के बाद ही होते हैं। समझ में आ गई बात? जितने भी सुइसाइड होते हैं ये ज्यादातर शराब पीने के बाद ही होते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, डन। उसके बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, डिटीरियरेट होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जो
जो इन द इंटरेस्ट इन द सेक्स, ये सब बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, खत्म होने लगता है, क्योंकि अल्कोहल पीने से इनफर्टिलिटी भी आती है और जो इंटरेस्ट होता है वो भी खत्म होने लगता है, जो इसलिए इसकी वजह से जो आपका पार्टनर है वो आपसे रुष्ट होने लगता है और तलाक की नौबत भी आ सकती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम जो है उसके तो कहने ही क्या है, इसके न्यूमरस इफेक्ट हैं आपके अल्कोहल पीने से आपके शरीर में बच्चों, न्यूमरस। ठीक है, और अल्कोहल ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो अल्कोहल पीने से आपका मतलब डिफेक्ट ना हो, मतलब हर आपका जितना भी ऑर्गन है वो सब अल्कोहल पीने से डिफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले इफेक्ट ऑन द लीवर, देखिए क्या क्या होता है इफेक्ट ऑन द लीवर। चलिए अब हम लोग इफेक्ट्स देखते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स पे अल्कोहल के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आपके लीवर पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है क्रोनिक एल्कोहलिज्म, देखिए थोड़ा बहुत अमाउंट मॉडरेट अमाउंट में लेने पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आप कंटिन्यूअसली लिए जा रहे हैं, रोज एक एक बॉटल पी रहे हैं, तब इसके क्रोनिक इफेक्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीवर पे क्या इफेक्ट है। अल्कोहलिक फैटी लीवर बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अल्कोहल होता है वो लीवर पे जाके फैट में कन्वर्ट होता है और वहां पर स्टोर होता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लीवर होगा वो बड़ा हो जाएगा। इसे आप कहते हैं हिपैटोमेगाली। ठीक है, आपका जो लीवर होगा वो क्या होगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं हिपैटोमेगाली। ठीक है, और आप येलो हो जाएगा क्योंकि फैट डिपॉजिट हो जाता है, ग्रीसी हो जाएगा और फिर हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो होता है ये बहुत कॉमन नहीं होता है, इट इज अ रेयर डिजीज, और ये ज्यादातर उन लोगों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रोनिक वालों को हो सकता है, एक्यूट वालों को भी हो सकता है। इसमें होता क्या है वो देखिए, इसमें जो है आपकी हिपैटोसाइट क्या होती है, हिपैटोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ लीवर, ये डीजनरेट होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ होगा ये कि इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, आपके न्यूट्रोफिल का, ऑब्वियसली जब कोई सेल मरती है तो उसको खाने के लिए कौन आता है, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, तो इस लीवर के जो सेल्स के चारों तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लीवर के चारों तरफ जो है न्यूट्रोफिल्स जो है आके बन जाएंगे और पस बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, डन हो गई इतनी बात। और साथ ही साथ यहां पर हमको क्या दिखेगा, डेंस इओसिनोफिलिक मास दिखेगा, मतलब बेसिकली आपका जो साइटोप्लाज्म ऑफ द हिपैटोसाइट है उसमें इओसिनोफिल जैसा अपीयरेंस दिखाई देने लगेगा, इसे कहते हैं मैलोरी हाइलिन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या होगा, आपके हिपैटोसाइट डीजनरेट होने लगेंगे, उनके चारों तरफ न्यूट्रोफिल आएंगे उनको खाने के लिए, वो भी मरेंगे तो पस जैसा बनने लगेगा, और हिपैटोसाइट जो होंगे, जो सेल्स होंगी वो बिल्कुल येलो और सॉलिड मोटी मोटी दिखाई देने लगेंगी, और इसके अंदर जो है डेंस इओसिनोफिलिक मास टाइप का दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और इसे आप कहते हैं मेलोरी हाइलिन। तो इओसिनोफिल का हेपेटोसाइट के अंदर होना, इट इज कॉल्ड एज मेलोरी हाइलिन। ये क्वेश्चन आएगा नहीं पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ अल्कोहल सिरोसिस, लॉन्ग टर्म, लुक एट दिस लीवर, देखो कैसा हो गया है, दिख रहा है सिरोसिस। इसमें क्या होता है कि होता यह है कि इसमें आपके लीवर के फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, जो लीवर सेल्स को कनेक्ट करके भी रखते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, ये सब नष्ट होने लगते हैं और उनके जगह पर क्या बनने लगता है, उनकी जगह पर बनने लगता है कोलेजन प्रोटीन, और ये कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये आपके लीवर को टफ, कड़क ऐसा बनाने लगता है। ठीक है, सो कंटिन्यूअसली अगर आप अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो लीवर के अंदर पाई जाने वाली हिपैटोसाइट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं लीवर के अंदर वो नष्ट होने लगती हैं, और लीवर के अंदर ग्रो क्या होने लगता है, कोलेजन प्रोटीन डेवलप होने लगता है, जिससे लीवर में छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखने लगेंगे और लीवर हार्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, डन हो गया इसमें इतनी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत होगी। इसमें लीवर श्रिंक होना शुरू हो जाता है, क्या होना शुरू हो जाता है बच्चों, लीवर जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। डन हो गया। अब देखते हैं कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो आपका बाइल होता है वो ब्लॉक होने लगता है, जो पैसेज ऑफ बाइल होता है वो ब्लॉक होने लगता है, और अगर पैसेज ऑफ बाइल ब्लॉक होने लगेगा तो जो बाइल होगा वो लीवर से बाहर नहीं जा पाएगा, और अगर लीवर से बाइल बाहर नहीं जा पाएगा तो लीवर में ही बाइल इकट्ठा होता रहेगा और लीवर को येलो बनाएगा, जॉन्डिस होने लगेगी, लीवर का साइज बढ़ जाएगा और पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाइल का अमाउंट आपके शरीर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं, आपको मैं बताती हूँ नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होते हैं इसके। बेसिकली मैं आपको दो इफेक्ट बताऊंगी, एक है वर्निक सिंड्रोम, एक है कॉर्सॉफ सिंड्रोम। ठीक है, वर्निक सिंड्रोम, वर्निक्स एरिया किस चीज के लिए होता है बताइए मुझे, वर्निक्स एरिया किस चीज के लिए होता है? बेसिकली वर्निक्स एरिया जो होता है, आप बोल क्या रहे हैं उस पर कोऑर्डिनेशन करता है, और कॉर्सॉफ एरिया चलने पे कोऑर्डिनेशन करता है। तो आपको बता दूं कि जो आपका अल्कोहल होता है वो नर्वस सिस्टम पर एक डिप्रेसेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, डिप्रेसेंट की तरह बिहेव करेगा। सो अल्कोहल का इफेक्ट आपके ब्रेन पर एक एज अ डिप्रेसेंट होता है, ये आपकी ब्रेन एक्टिविटी को स्लो करने का काम करता है। अब ये दो काम कवर करता है, सबसे पहले ये विल पावर को रिड्यूस करेगा, मतलब आप
आपका मन करेगा कि आप घर चले जाएं उसको छोड़कर, आपका मन करेगा कि आप थोड़ा सा खाना खा लें, आप किसी से अच्छी बातें कर लें, पर आपसे हो नहीं पाएगा। आपका विल पावर रिड्यूस करेगा, आपका जजमेंट पावर रिड्यूस करेगा। आपको सिग्नल पे ग्रीन लाइट दिख रही है, आप ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, पर क्योंकि आपकी एक्टिविटी इतनी स्लो हो चुकी है तो आप ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, सिग्नल तोड़ेंगे और सुताई होगी आपकी। सेल्फ कंट्रोल तो छोड़ ही दीजिए। सेल्फ कंट्रोल मतलब आप चाहते हैं कि इस आदमी से नहीं लड़ना है, आपको ये भी पता है कि शायद आप नशे में हैं, पर आपसे सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा और उस आदमी से हो सकता है आपका झगड़ा हो जाए। आपका इमोशन में कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा है कि नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि शराब पीने के बाद आदमी हमेशा सच बोलता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है पता है तुम्हें? क्योंकि उसके अंदर जो बातें भरी रहती हैं उस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं। एक बार शराब पी लिए तो इमोशनल कंट्रोल रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया। अब उसके अंदर जो जो भी भरा होगा वो सब सामने वाले को बताएगा वो, ठीक है। रिड्यूस द मोरल सेंस, आपकी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। जब आप कहीं डिनर पे जा रहे हो और वहां पे एक्सेसिव एल्कोहलिज्म हो जाता है तो आप बहुत नॉनसेंस क्रिएट करते हैं और इस न्यूसेंस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आसपास वालों को, वेटर्स को, सबको, जिसकी वजह से आपको उस समय याद नहीं रहेगा, सुबह आपको बराबर याद आएगा, ठीक है। नाउ सेरिबेलर डीजनरेशन, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि वर्निक्स एंड कॉर्सॉफ, बेसिकली क्या होता है कि आप स्टैगर करने लगेंगे, आप मतलब ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आप क्योंकि स्लो हैं तो आप जो है लड़खड़ाने लगेंगे, आप सही तरीके से चल नहीं पाएंगे। और इसका मेन जो अल्कोहल का सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो होता है सेरिबेलम में, ठीक है। और सेरिबेलम आपकी बॉडी में क्या कंट्रोल करता है? सेरिबेलम आपकी बॉडी में मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम का काम होता है आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को जो है कंट्रोल करना। अब अगर राइट पैर उठना है तो लेफ्ट उठेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सही तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, आप धड़ से जाके गिर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अल्कोहल पीने वाले कहीं भी सो जाते हैं और किसी भी गड्ढे में गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट ही कंट्रोल नहीं है। रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, स्टैगरिंग गेट मतलब कि चलने में दिक्कत, इसे कहते हैं कॉर्सॉफ सिंड्रोम। और इनकोहेरेंट स्पीच मतलब बोलने में लड़खड़ाहट, इसे कहते हैं वर्निक्स सिंड्रोम, ठीक है। न्यूराइटिस मतलब जो एक्सॉन होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है, एक्सॉन में इन्फ्लामेशन शो होने लगती है। समझ में आई बात? इसमें एक्सॉन में इन्फ्लामेशन होने लगती है। समझ आ गई बात? आगे बढ़ें तो ये इफेक्ट है नर्वस सिस्टम का। इफेक्ट इन स्टमक, ठीक है। देखो ध्यान से, जब हम अल्कोहल को, ध्यान से समझना, जब हम अल्कोहल को 1% रिड्यूस कर देते हैं, आपने कभी देखा होगा कि नॉर्मली लोग अल्कोहल को डाइल्यूट करके पीते हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? अल्कोहल को जब आप लोग कहते हैं कि अल्कोहल पीते तो बड़ी हंगर हमारी बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए बढ़ती है कि जब हम अल्कोहल को डाइल्यूट कर देते हैं तो डाइल्यूशन से होता क्या है कि जो आपकी स्टमक की वॉल है वो घिसती हैं, और घिसती हैं तो गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए उस समय बहुत भूख लग रही होती है आपको, ठीक है। और कंटिन्यूसली ये सिचुएशन रहेगी तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है। ये आपको गैस्ट्राइटिस हो जाएगी और बाद में चल के यही गैस्ट्राइटिस जो है वो हो सकता है कार्सिनोमा या पेप्टिक अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाए। कार्सिनोमा मतलब कैंसर हो जाए। तो कंटिन्यूसली अल्कोहल पीना, वो आपके देखो कैसा अल्सर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये देखो ये देखो ये देखो। तो ऑब्वियसली जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें बहुत सारा HCl होता है यार, आप लोगों ने पढ़ा है ना इस बारे में। तो जो आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है उसमें बहुत सारा क्या होता है आपका HCl होता है गैस्ट्रिक जूस में, और ये अगर बहुत ज़्यादा HCl रहेगा तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इरिटेशन होगा तो वो जल जाएगा, अल्सर में हो जाएगा, और यही अल्सर में अगर फाइब्रोसिस हो गया तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका स्टमक कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट, अच्छा पैंक्रियाज के कैंसर के लिए पैंक्राइटिस भी हो जाता है, इससे इसोफेजाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। मतलब इन्फ्लेमेशन तो सब जगह कर सकता है। हार्ट में इफेक्ट देखते हैं, जैसा कि आपने देखा, लुक एट दिस आर्टरीज में कैसे फैट जमा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अल्कोहल होता है वो लीवर में जाकर फैट में कन्वर्ट होता है, और वो फैट जो है वो पूरी बॉडी में घूमता है। पर अगर वही फैट मेरे बच्चों कहाँ पर जम जाए, आपकी आर्टरीज में जमने लगे, आपके ब्लड वेसल्स में जमने लगे, तो वो उसे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। सो डिपोजिशन ऑफ एल्कोहलिक फैट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। ये क्या होता है, कहां से आया फैट? लीवर से आया ये फैट, लंग से हार्ट में गया, ठीक है। पहले लीवर से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स में हार्ट। पढ़ा फ्लो चार्ट हमने इसका। तो ये क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके ल्यूमेन में जमना शुरू कर देगा। अब क्या होगा बच्चों, आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज होगी, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में फैट जमा हो गया है, ठीक है। फैट जमा होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाएगा और फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपके ब्लड को
रहने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिससे आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। बीपी इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी और इस कंडीशन में आपको हार्ट डिजीजेस होने की संभावनाएं है। नाउ आगे और बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल से एनीमिया भी हो सकता है। अल्कोहल बेसिकली आरबीसी का नंबर कम करता है और जो आरबीसी हैं उनका साइज बढ़ा देता है ठीक है। और जब साइज इंक्रीज हो जाए, ध्यान से समझना, जब आपकी आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस कंडीशन को मैडम जी हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। अगर आपके आरबीसी का साइज बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो अल्कोहल की वजह से आपके आरबीसी का साइज बढ़ जाता है और जो आरबीसी का साइज ये किसी काम की नहीं है, ठीक है, और इससे एनीमिया हो जाता है। इवन अल्कोहल की वजह से आपका जो डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है और प्लेटलेट्स का नंबर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसलिए जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनको दूसरी बीमारियां होने का भी बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इफेक्ट ऑन किडनीज। ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनको सूसू बहुत आती, बहुत सूसू आती, ठीक है। बेसिकली करता क्या है, आपकी बॉडी में जो अल्कोहल होता है वो एडीएच निकलवाना शुरू करता है। एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। ये करता क्या है, ये आपकी बॉडी एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन है, ठीक है। क्या हार्मोन है बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब एडीएच को रिड्यूस करता है, निकलवाता नहीं, इट रिड्यूसेस द एडीएच, ठीक है। एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ एडीएच? एडीएच जो होता है वो ब्लड में वाटर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। ब्लड में क्या करता है? वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। तो अगर मान लीजिए कि एडीएच डिक्रीज हो गया, ठीक है, एडीएच डिक्रीज हो गया तो ब्लड में H2O क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। अगर ब्लड में H2O कम हो गया तो यूरिन में H2O क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है मेरा बच्चों? कि यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो अल्कोहल होता है वो बेसिकली एडीएच का जो रिलीज होता है वो डिक्रीज कर देता है। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन। एंटी डायूरेटिक्स, डायूरेसिस का मतलब ही है कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना, ठीक है, समझ रहे हो ना। 12th क्लास के बच्चे हो, एक पहले कुछ भी आगे से बढ़ने से पहले बताओ, यू पीपल आर फ्रॉम द 12th क्लास, ओके। यहाँ पर हम 10th क्लास में एंटी डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब ये है, मैं ये मान रही हूँ कि ये क्लास 11th में आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो जाइए किडनी का लेक्चर लगाइए, वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म लगाइए, वहाँ पे सारे लेक्चर्स जो है 447 लेक्चर बनाए मैंने 11th के, क्यों नहीं देखते उसको? कोई शर्म थोड़ी है। 11th में जो है पता होता तो आज ये नौबत नहीं आती ना कि हमको ये सब पता होता, पर अगर नहीं पता है तो पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, ओके। किसी भी क्लास का आप पढ़ सकते हैं, जहां से भी आपको जीके मिले। इवन 10th क्लास को मैं इतना बेहतरीन पढ़ाती हूँ तो बेसिक से पढ़ा है तो उनके भी लेक्चर्स आप देख सकते हो, जाओ, ठीक है। सो देखो, तो ये बेसिकली आपका जो अल्कोहल होता है ये करता क्या है कि एडीएच का जो है डिक्रीज कर देता है। एडीएच पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन जो होता है ये किडनी को ये जाके बोलता है कि सुन, ज्यादा बाथरूम से पानी निकालने की जरूरत नहीं, तो ब्लड में भेज दे पानी, जिससे बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहता है। बट अल्कोहल पीने के बाद जो एडीएच होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एडीएच डिक्रीज हो जाता है तो जो किडनी से जो पानी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आना चाहिए अब वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन फील होता है, क्योंकि यूरिन से लॉस हो गया सारा पानी, ठीक है। The excess amount of water is released from the body, it is called as dehydration condition। इसलिए शराब पीने के बाद बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज अल्कोहल मायोपैथी। क्या होती है अल्कोहल मायोपैथी? देखिए ध्यान से, अल्कोहल मायोपैथी का मतलब ये होता है कि ये आपकी इन्फ्लामेशन करता है मसल में, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन मसल, ठीक है। अल्कोहल पीने से आपकी मसल में सूजन आती है, ठीक है, ओके। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, सीपीके लिख दे रही हूँ, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, इसका क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी का और ये आपकी बॉडी की मसल्स में इधर उधर जमने लगता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है मसल में। क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये आपकी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल होता है, इसको शरीर से बाहर हो जाना चाहिए, पर अल्कोहल की वजह से बाहर नहीं हो पाता, आपकी मसल्स में जमने लगता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है। माइल्ड एनीमिया क्यों हुआ ये मैंने बताया आपको। नाउ आगे बात करती हूं मैं, अल्टरेशन इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विद इंक्रीज फ्रैक्चर एंड ऑस्टियोनेक्रोसिस, डेथ ऑफ द बोन मास ऑफ द हेड ऑफ फीमेल। बेसिकली ये क्या करता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है, और अगर आपकी बोन में कैल्शियम नहीं होगा तो ऑब्वियसली हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और वो टूटना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है? इनिबिशन ऑफ वैसोप्रेसिन। व्हाट इज अ वैसोप्रेसिन?
क्या होता है वैसोप्रेसिन, पढ़ा है हम लोगों ने। एडीएच और वैसोप्रेसिन क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से आपका बेसिकली होता है क्या कि घबराहट बहुत ज़्यादा लगती है और आपकी बॉडी में होता ये है कि नमक का लॉस हो जाता है, जिससे बीपी का डिप्रेस होने का भी चांस हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज देखते हैं। अब एक और चीज बताती हूं कि अल्कोहल की वजह से आपको और चीज हो सकती है, देखिए क्या, वो देखते हैं। अल्कोहल की वजह से आपको एक और चीज क्या हो सकती है बच्चों, रुकिए 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 रुकिए, ठीक है, अल्कोहल की वजह से आपको एक और चीज हो सकती है, क्या, ये हो सकती है इनफर्टिलिटी। ठीक है, अल्कोहल की वजह से आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है कि ये जो होता है ना आपका जो अल्कोहल होता है ये आपकी वासा डिफरेंशिया को ब्लॉक करने लगता है। अल्कोहल की वजह से आपका जो टेस्टिस होता है वो छोटा होने लगता है। जो फीमेल होती है उनको एमेनोरिया होने लगता है, मतलब जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है वो बंद होने लगता है। ठीक है, ओवेरियन साइज डिक्रीज होने लगता है, तो इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। ठीक है, एक और कहानी होती है जैसे जिसे हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, FAS। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है अगर वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान शराब पी ले तो ये सिम्टम्स आते हैं जिसे हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें आपका जो फीटस होता है जब वो बच्चा बनता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, डिफॉर्मिटीज होने लगती है, जिसे हम कहते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जो बाय बर्थ होती है। इसलिए सिगरेट और शराब ये दोनों चीजें प्रेगनेंसी में नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्लेफ्टेड लिप हो सकता है, हाथ पैर नहीं बनेंगे, तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। सो आपने देखा कि जो आपका अल्कोहल होता है उसका इफेक्ट, ध्यान से सुनना, उसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिवर में, किडनी में नहीं है, वो उसका इफेक्ट आपके हार्ट में है, लिवर में है, पैंक्रियाज में है, इसोफेगस में है, स्टमक में है, ओवरी में है, टेस्टीज में है, किडनी में है, ब्लड में है, बोन में है, सब जगह तो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ जो है थोड़ा सा शराब पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ये सोचते हैं कि आप थोड़ी सी शराब पी लें और आप बहुत अच्छा फील करेंगे तो आप मूर्ख हैं बेटा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। ज्यादा अल्कोहल पीने से कैंसर हो जाता है। आपने देखा कि अगर आपको क्रोनिक सिरोसिस लीवर का बने रहेगा तो लीवर में कैंसर हो जाएगा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बनी रहेगी स्टमक में तो स्टमक का कैंसर हो जाएगा, क्रोनिक पैंक्रियाटिस बना रहेगा पैंक्रियाज में तो पैंक्रियाटिस कैंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात? नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने वी हैव कंप्लीटेड अ ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, टबैको अब्यूज, पर ये कब शुरू होता है? मतलब अगर मैं बात करूं कि कब लोगों के अंदर ये चाह होती है कि उन्हें शराब पीना है, सिगरेट पीना है, टोबैको पीना है, तो ये मेनली शुरू होता है ये एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस का मतलब होता है टीनेज में। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एडोलेसेंस बच्चों? एडोलेसेंस का मेन मतलब होता है टीनेज। ठीक है, टीन एज। व्हाट इज अ टीन एज? क्या होता है टीन एज? ये टीन एज का मतलब होता है टीन मतलब 13। ठीक है, 12 है और 20 है, इनके बीच का जो समय है मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जिसमें भी टीन लगा होगा वो होते हैं टीन एज। टीन एज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो कारण थे टोबैको शुरू करने के वही कारण है हर प्रकार की नशा शुरू करने के लिए। ठीक है, लोगों के अंदर इतना कंपटीशन है, अच्छा वो कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। लोगों के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, समझ में आ रही बात? लोगों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है। ठीक है, पर आज के लेक्चर में मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ जो कि मेरा मेन मोटिव है कि हर पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती है बच्चों। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कम पढ़ने के बावजूद बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। पर ये कौन सी किताब में लिखा है कि जो है कोई कम बच्चा जिसका दिमाग उतना तेज नहीं है वो अच्छे नंबर नहीं ला सकता? बेटा, या तो आप इंटेलिजेंट हो या तो आपने के अंदर मेहनत करने का गट्स होना चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो कम मेहनत करोगे तो भी चलेगा, पर अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पर अगर आप मेहनत करते हो तो उस इंटेलिजेंट को भी फेल कर सकते हो। समझ में आई बात? तो आपके अंदर दोनों में से कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए, और मेहनत करने की क्वालिटी तो दुनिया में भगवान ने इंसान को दी ही है। ठीक है, तुमने देखा है कि मैं 7-7, 8-8 घंटे का जो लाइव ले लेती हूँ एक स्टैंड में खड़े होके, तो ये तो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है इंसान के अंदर यार। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से लोग ये सब शुरू कर देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस के बारे में। क्या है ये एडोलेसेंस? आइए देखते हैं। Adolescence is the period of rapid growth of physical and mental development between the childhood and adulthood. Childhood मतलब कि क्या? टीन से याद रखना। देखो 13 कब से शुरू होता है? 12 साल के बाद, और खत्म कब होता है? 19 के बाद। तो 13 से 19 के बीच का जो पीरियड होता है ये होता है एडोलेसेंस। ठीक है, मतलब जब आप एडल्ट हो गए 20 साल के और जब आप चाइल्डहुड थे मतलब 12 साल के, इनके बीच का जो समय होता है वो कहलाता है आपका एडोलेसेंस। मतलब ये 12 to 18 दिया है पर हम मानते हैं 19, टीन लिखा है मतलब टीनेज। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, और आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये पढ़ाने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा कि इस पीरियड में बहुत सारे मेल्स में क्या चेंज आता है, मेल और फीमेल में क्या चेंज आता है कि भैया हाइट बढ़ जाती है, और क्या चेंज आता है कि जो फीमेल होती है उसका पेल्विक गर्डल चौड़ा हो जाता है, जो मेल होता है उसका कंधा चौड़ा हो जाता है, जो दोनों के शरीर में बाल आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, आर्मपिट में बाल आने लगते हैं, स्वेटिंग बहुत होती है, पिंपल्स बहुत सारे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है फीमेल में, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होता है मेल्स का, आवाज चेंज हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हार्मोनल लोचे भी होते हैं, हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट्स भी जनरेट होते हैं बच्चों। ओके, तो ये एक ऐसा पीरियड है जो प्यूबर्टी टू कंप्लीट द सेक्सुअल मैच्योरिटी, एडोलेसेंस में हम सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंप्लीट करते हैं, पर सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि वी आर सेक्सुअली एक्टिव एंड वी स्टार्ट डूइंग द सेक्स। नो 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 नो, बस हम ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर होने लग जाते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस जो होती है इसमें क्या क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी में न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का चेंज होता है, बहुत सारे होते हैं। और इन सब चेंजेस के साथ बॉडी में क्या जनरेट होती है, क्यूरियोसिटी, ठीक है। बॉडी में क्या जनरेट होती है बच्चों, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, ठीक है, हर चीज को परखने की इच्छा, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसे होता है, इसको अगर मैं करूं तो कैसा लगेगा, इससे एक्साइटमेंट, उत्साह है, ठीक है। देखो पिंपल्स हो रहा है इसको, ठीक है, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है हर चीज को, बहुत आग रहती है हर चीज को करने की, ठीक है। उसके बाद एंड नीड फॉर द एडवेंचर, बहुत सारे लोग तो उसको एडवेंचर के लिए सारी चीज़ों को करते हैं, मतलब अच्छा ये इसको मैंने सुना था कि इसको लेने के बाद आदमी उड़ने लग जाता है, एक बार मैं भी तो लेके देखूं कैसा एडवेंचर होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन आर कॉमन, क्योंकि जो आपके एडोलेसेंस वाले एज ग्रुप वाले होते हैं इनको डर नहीं लगता है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और ये जो एज होती है बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एज होती है, जैसे अभी भी आपकी जो एज है वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एज है। अगर इस पूरी एनर्जी को हम किसी अच्छी जगह पे लगाएंगे तो हम डेफिनेटली जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यही एक ऐसी चीज है जो क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट के चक्कर में किसी और जगह पे चली जाती है, और फिर वहां से शुरू होती है जीवन की बर्बादी, ठीक है। और यहीं से ये क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, बराबरी और क्या कहते हैं शो ऑफ करना, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, दूसरों से अपने आप को पीछे समझना, इन सब चक्करों में आदमी जो होता है वो जो है अल्कोहल, टोबैको, ड्रग एब्यूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। देखो ध्यान से, नॉर्मली जब मैंने आपको बताया कि जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें बेसिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं, बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे बच्चे उनकी की उड़ाते हैं, वो तेरा ड्रेस ऐसे, तेरा मुंह ऐसे, तेरे बाल ऐसे। नॉर्मली वी आर मैच्योर, मतलब आई एम वेरी मैच्योर, मुझे कोई बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाती हूँ, ठीक है, इस ये वाली मेंटालिटी हो जाती। बट जब मैं इस एज ग्रुप में थी तो मुझे अगर कोई एक शब्द भी बोल देता था तो मुझे ऐसा लगता था हे भगवान सही में ऐसा है क्या यार, सही में मैं ऐसी हूँ क्या, और वो चीज़ इतने स्ट्रेस में मुझे लेके चली जाती थी। पर हाँ, मेरे टाइम पे इतना ज़्यादा लोग कूल और शो ऑफ करने वाले नहीं थे, इसलिए शायद इन चक्करों पर मैं नहीं पड़ी, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा होता है, एकेडमिक्स में अच्छे नंबर नहीं आए, लोग डिप्रेस हो गए, लोग मतलब मैं उस एज में तो आदमी एक एक नंबर के लिए लड़ जाता है, मेरे आधे नंबर मैडम क्यों नहीं बढ़ाए तुमने, इस चीज के लिए भी लड़ाई होने लग जाती है। धीरे धीरे जो है, अगर मैं मान लीजिए कि मैं टॉपर हूँ अपनी क्लास की, उस सेशन में मैं 3rd रैंक पे आ गई, तो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। और फिर लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट आपका सेल्फ एजम्पशन ऐसा हो जाता है कि ओ अरे यार मैं 3rd आ गई, ठीक है, वो डिप्रेस कर देता है। लोग कूल बनना चाहते हैं उस एज पे कि देखो मतलब मैंने देखा है कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती, देखो बच्चों का मेंटालिटी, आप भी उसी सेशन में हो गए, मतलब उसी एज ग्रुप के बच्चे हो, जब मैं पढ़ाती थी तो मतलब लोग इतना फैसिनेट होते थे, जैसे मैं आई एम अर्निंग वुमेन, यू नो, अभी आप पढ़ रहे हो, दोनों में फ़र्क है, आई एम अर्निंग वुमेन, ठीक है, मैं एक पैसा कमाती हूँ तो उसके हिसाब से मैं कोई भी शौक पूरा कर सकती हूँ। बट जब मैं तुम्हारे एज ग्रुप में थी तो मैं पैसा लेती थी पेरेंट्स से, और वो सारे शौक पूरे करने का हक ही नहीं है मुझे, ठीक है। सिर्फ वो लोग जितना पैसा देते हैं मुझे उसी में अपना खर्चा चलाना पड़ेगा बच्चों। नाउ आई एम एन अर्निंग वुमेन, इसका मतलब ये है कि मैं अपने शौक पूरे कर सकती हूँ। और मेरे शौक देखकर आपको फैसिनेट नहीं होना है, आ रही बात समझ में, मेरे शौक देखकर आपको बिल्कुल भी फैसिनेट नहीं होना है, ठीक है। मतलब ये ऑफलाइन के बारे में बात करें, उनको मैं ये समझाती भी थी, वाह मैम कितना अच्छा कपड़ा पहना, वाह मैम कितना अच्छा शूज पहना, कितनी अच्छी वॉच पहनी, कितना अच्छा चश्मा पहना, ना बच्चों ना, ये इस एज से मैं बाहर हो चुकी हूँ, मैं
पैसा कमा रही हूँ जिससे मैं अपने शौक पूरे कर रही हूँ, और ये मैं तब कमा पाई, अच्छा पैसा तब कमा पा रही हूँ जब मैंने ये सारे शौक नहीं किए और ये सारे एडिक्शन नहीं है मुझे। मैंने नहीं कोशिश की कि मैं क्लास का सबसे कूल बच्चा बनूं, हालांकि मैं थी, ये मेरा इनबिल्ट टेंडेंसी है, ठीक है, पर मैंने कभी किसी को दूसरे से कम्पीट नहीं किया। ऐसा ही आपको करना है, मुझे कम्पीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। मैं हर कुछ क्लासेस में आपको ये बताती हूँ, हर किसी का अपना एक नेचर होता है, उस नेचर को किसी और के नेचर से मिलाना नहीं चाहिए। अगर मैं सोचूं कि देखिए मेरा बहुत एग्रेसिव बिहेवियर और मैं कभी भी पोलाइट बनने की कोशिश नहीं करती क्योंकि मैं बन ही नहीं सकती, मेरा नेचर ही नहीं, तो दूसरों को देखकर अगर आप कूल बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप नामा कूल हो, ठीक है। चलो, तो चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग द एस्केप फ्रॉम फेसिंग प्रॉब्लम्स सच एज एकेडमिक्स और एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इस समय पर आदमी जो है, इस एज में जो है, अगर उसको थोड़े नंबर कम आ जाए तो उसको बड़ा टेंशन होने लगता है, वो भागता है पढ़ाई से, ओके, एंड दे वांट टू बी बिकम कूल, उनको कूल बनना है, ओके। इसमें अब होता ये है, टेलीविजन हो गई, मूवीज हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए, ये सारे जो चीजें होते हैं ये इनको इन सब चीजों की ओर धकेलते हैं, शराब की ओर, सिगरेट की ओर, इन सब चीजों के ऊपर। पीयर प्रेशर है आपके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन लगता है आपको, डिप्रेशन फील होता है कि मैं क्यों नहीं अच्छे कपड़े खरीद सकता, मैं क्यों अच्छा पढ़ नहीं सकता, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंस की, मतलब सेम चीज जो टोबैको के साथ था, वो सब एडोलेसेंस के ही वो हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट, आपको फ्रीडम चाहिए। उस समय पर बच्चे ऐसे लगते हैं कि हम तो दुनिया की ऐसी की तैसी कर देंगे, हम सबके बाप हैं, और वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, उनको फ्रीडम चाहिए। माँ बाप उनको समझाते हैं कि अभी थोड़ा सा संयम में रहो, और आप उनको ही अपना दुश्मन मानने लगते हो, ठीक है। अनसर्टेन फ्यूचर, आपको अपने भविष्य के बारे में पता नहीं और उस चीज को लेकर आप बहुत चिंतित हो। फॉल्स बिलीव, आपको ये लगता है कि आप दुनिया की ऐसी तैसी कर दोगी, हम ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि उनको अपनी आइडेंटिटी, मतलब वो दूसरों से अपने आप को कम समझते, कोई किसी से कम नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, सबके अपनी अपनी क्वालिटीज हैं यार, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है, और ये सारे जो कारण मैं आपको बता रही हूं ये उनको धकेलते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की ओर, स्मोकिंग की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ एडोलेसेंस के बारे में, हमको इसको प्रिवेंट करना है, समझ रहे हो बात को, वी हैव टू प्रिवेंट दिस, अदरवाइज हम अपनी यूथ को, अपने इस एज वाले, यूथ तो मतलब 20 साल के बाद हुए, पर हम ये जो एज होता है ना, ये मटके की तरह होता है, आप इसको जैसे ढाल दोगे वो वैसे बन जाएंगे। इस सब में सबसे बड़ा रोल पता है किसका? आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का। कभी भी अपने फ्रेंड के अगर वो ऐसी आदतें करता है तो या तो उससे, या वो दोस्त नहीं है, अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है कि चल शराब पीते, चल सिगरेट पीते, तो वो आपका दोस्त नहीं है बच्चों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो आपका दुश्मन है। मतलब नॉर्मली दोस्त क्या होते हैं कि भाई मैं पी रहा हूं पर तू मत पी क्योंकि इससे बहुत लॉस हो सकता है, इतना मैंने पढ़ा है तो एटलीस्ट तुम्हें तो अकल है ना इतनी। तो ये होते हैं दोस्त। दोस्तों ने एक बार ट्राई तो कर यार, देखते हैं तो ट्राई तो करके देख। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब ये कि आप अपने जीवन में फेल हो जाओगे एक दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग, एल्कोहल एंड टोबैको अब्यूज, देखते हैं कैसे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको अल्कोहल पीने के बाद, शराब पीने के बाद आपको रिहैब में जाकर आपकी सुताई हो, कुटाई हो, इससे अच्छा है कि प्रिवेंट करो। आप से नो, ठीक है, नो मीन्स नो, ठीक है। पढ़ा है ना पिंक में अमिताभ बच्चन का डायलॉग, नो मीन्स नो। अगर आप इस चीज को लेने में एक बार नो बोल दिए तो आपके अंदर ये विल पावर होना चाहिए कि यस नहीं बोलना फिर कभी भी। नो मीन्स नो, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा ये। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कोई मुझे ऑफर भी करे ना तो नो, ठीक है, मतलब बिल्कुल ब्लंट एक्सप्रेशन नो, ठीक है, नो। तो ब्लंट एक्सप्रेशन देकर बोलो नहीं, हम नहीं करेंगे, शुभ्रा मैम ने हमको बताया है, ठीक है। Tobacco, drug, alcohol abuse are more during the young age and during adolescence. 20 साल से 25 साल या ये जो 13 से लेकर 20 साल तक एरिया होता है, इसमें सबसे अधिक यूज होता है। The following measure would be particularly useful for the prevention and control of alcohol and drug abuse. देखते हैं कौन से मेजर्स हैं वो। आइए, सबसे पहले avoid the peer pressure. Every child, देखो हमें दूसरों के, देखो नो बोल रहा है ना, ये सब कर रहे हैं, वो बोल रहा है नो, उसको नहीं करना है भैया, करने दो जिसको जो करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर। ये छोड़ दो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, नहीं। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, मेक इट योर सेल्फ यार। दुनिया में अगर सब कोई सबके जैसा बनना चाहता तो हर पोस्ट पर एक जगह पर 50,000 लोग होते, पर ऐसा नहीं होता। तुम्हारे अंदर क्या आइडेंटिटी है उसको इनहेंस करो, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन चॉइसेस एंड पर्सनालिटी। किसी को पेंटिंग करना है पेंटिंग करो यार, बायो पढ़ना है बायो पढ़ो यार, मैथ्स पढ़ना है मैथ पढ़ो। क्योंकि तुम्हारी पूरी क्लास बायो ले रही है तो तुम्हें भी बायो लेना है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या मन है, तुमको आर्टिस्ट बनना है, तुमको यूपीएससी देना, तुमको क्या कर रहा है, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। Child should not be pressed unduly due to beyond his own capacities. अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है आज का जो
ये इंटरेक्टिव सेशन है। बेसिकली मैं इसको इंटरेक्टिव ही मानती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अपने माँ बाप को भी दिखाइए, अगर वो माँ बाप देख रहे हैं मेरा सेशन तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि अपने बच्चे की कैपेसिटी को पहचानिए, और अगर आपका बच्चा वो नहीं कर सकता तो उसे प्रेशर मत करिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर करेंगे तो वो इन सब एब्यूज के अंदर चले जाएगा और उसके अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट हो जाएगी और फिर आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं रह पाएगा। तो बच्चों ये आपके लिए भी है, आप अपनी कैपेसिटीज को पहचानिए और काम वही करिए जिसका आपको दिल कहता है। जैसे आई लव टीचिंग यार, मुझे बड़ा पसंद है पढ़ाना, मुझे खड़े कर दो तुम पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, बड़ा मजा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ पढ़ाना, तो मुझे इस काम में एंजॉयमेंट मिलती है इसलिए मैं कर रही हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं। शिप्रा मैडम आपको पढ़ाना, और इवन आपको पता है मुझे यहाँ पे कोई प्रेशर करता भी नहीं, शिप्रा मैम आपको इतना पढ़ाना ही है, पर जितना मेरा मन करता है, जितना देर मैं एंजॉय करती हूँ मैं उतनी देर ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, नहीं मन कर रहा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। चलो, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये सारे चैप्टर आपके एनसीईआरटी में लाए क्यों गए हैं, आपके सिलेबस में क्यों हैं? क्योंकि आपको एजुकेट करना एक एजुकेटर का काम है। आई एम एन एजुकेटर फॉर यू पीपल, और मेरा काम है कि मैं आपको ये मैसेज दूं कि इससे क्या क्या लॉस हो सकते हैं और क्या क्या फेलियर हो सकते हैं, और इसका सबसे भयंकर जो है ना वो है इसके विड्रॉल इफेक्ट। जिस दिन आप इसको छोड़ेंगे ना तो आपकी बैंड बच जानी है, तो बेटर है कि प्रिवेंशन करो, छुओ ही मत उसको, ठीक है। तो काउंसलिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, देखो पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, ये सब काउंसलिंग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर अगर ये फेल हो जाए तो हमारे पास अलग टाइप के भी काउंसलर हैं। वी हैव साइकेट्रिस्ट, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, उनके पास जाइए, उनको बताइए, वो आपको कुछ ना कुछ जो है छोड़ने के वेज बताएंगे और आपको स्ट्रेस रिलीव करेंगे, आपके मतलब आप जरूरी नहीं कि आप अल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आप अगर डिप्रेस भी हैं तो जाइए उनसे कंसल्ट करिए, और अगर नहीं कर सकते तो शिप्रा मैम से कंसल्ट करो यार, आई विल मेक यू आउट कि आप सही हो जाओ, ठीक है। अगर आपको डिप्रेशन लगता है टॉक टू मी, ओके। नाउ सीकिंग हेल्प फॉर द पेरेंट्स एंड पेयर्स, आप हेल्प मांगो, मतलब अगर आपको लग रहा है देखो ऐसा नहीं है, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ एंड मुझे पता है कि इस एज में मैं भी थी एंड आई फील सो डिप्रेस्ड, इवन बहुत सारी चीज़ें हम अपने माँ बाप, हमारे बॉडी में इतने चेंजेस चल रहे होते हैं, उन चेंजेस के बारे में वी आर नॉट फेमिलियर। और जब मैं पढ़ती थी 12th में तब इतने ज़्यादा और नहीं फेमिलियर थे, हम बात नहीं कर पाते थे कि हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लगता है, वैसा लगता है, इस लड़के को देख के ऐसा लगता है, इस लड़की को देख के ऐसा लगता है, हम नहीं बात कर सकते। तो क्या हुआ, हम किसी की हेल्प ले सकते, आस्क फॉर हेल्प एंड डू नॉट हेजिटेट मेरे बच्चों, हेल्प लेना, जैसे नॉर्मल डॉक्टर वैसे ये भी डॉक्टर्स हैं, उनसे हेल्प लीजिए आप लोग, ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजरस साइन, इफ द फ्रेंड, अगर कोई दोस्त, इसमें दोस्त, टीचर, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। अगर कोई फ्रेंड, ठीक है, FRIEND स्पेलिंग है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर फ्रेंड फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल, दे शुड ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर। अगर किसी को लगता है कि ये छुप छुप के जाता कहाँ है, ये कोने में क्यों जाता है, नाली के पास क्यों जाता है, खंबे के नीचे क्यों जाता है, ये छुप छुप के 10-10 मिनट में जाना कहाँ है, बताइए किसको, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, स्कूल में इन्फॉर्म करिए। उसको कितनी भी धुनाई हो जाए उससे मत घबराइए। पर अगर आप एक सच्चे दोस्त हैं, अगर मैं एक सच्ची शिक्षिका हूं तो मेरा ये काम बनता है, ठीक है। चलिए, सो दैट द एप्रोप्रिएट मेजर वुड बी टेकन टू द डायग्नोसिस, इलनेस एंड कॉज, इस तरीके से हम बच्चे को तुरंत डायग्नोस कर पाते हैं कि वो जो है इन सब चक्करों में पड़ गया है, और उसके लिए हमको उसको रिलीफ देना पड़ेगा बाय द प्रोफेशनल से बात करके, दवाई दे के, रिहैब में भेजकर, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कैन हेल्प द इंडिविजुअल हु आर सफरिंग फ्रॉम द ड्रग एब्यूज। ये सब लोग बात करके उन्हें समझा सकते हैं, उसके बाद भी नहीं माने तो फिर रिहैब भेज सकते हैं, रिहैब में उनका टेक केयर होकर उन्हें छुड़वा सकते हैं सारे एब्यूजेस, ठीक है बच्चों। चलिए, so this is it. We have done the alcohol abuse, we have done the tobacco abuse, we have talked about the adolescence, and we have also talked about the prevention and control of the drug, alcohol and tobacco abuse. ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी के एक लाइन पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, बिना एनसीईआरटी के तो अपन आगे बढ़ते नहीं है, चलो देखते हैं। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स दैट द वे टू हार्ड ड्रग्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ड्रग्स जैसा खतरनाक होता है ना, वैसे ही स्मोक भी होता है, ओके। Tobacco has been used by the human beings for more than 400 years, 400 सालों से भी ज्यादा समय से। ये कैसे यूज किया जाता है, स्मोक किया जा सकता है, च्यू किया जा सकता है, या स्नफ, सूंघा जा सकता है। टोबैको के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि निकोटीन, ये एक एल्केलॉइड होता है, ठीक है। निकोटीन जो होता है ये एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे वो एक हार्मोन निकालते हैं जिसे हम एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन आपकी बॉडी में एक्टिवनेस, एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, और आपके ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही आएंगे, दोनों जो हार्मोन होंगे ये आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है, अल्कोहल बोल रही हूँ, स्मोकिंग की वजह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे लंग का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, थ्रोट जो है कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इम्फाइसीमा मतलब हार्डनिंग ऑफ एल्विलाइज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो सकती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है जो कि बाद में चल के कैंसर बन सकता है। टोबैको च्यूइंग जो होता है ये सबसे भयंकर, अगर ये कब होगा, ये सारे कैंसर कब होंगे, जब आप स्मोक कर रहे हैं। पर अगर आप टोबैको च्यू कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं आपका किसमें, इसमें होता है आपका ओरल कैंसर में। आपका जो टोबैको होता है जब आप उसको स्मोक करते हैं तो बहुत सारा निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड की जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग एफिशिएंसी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एफिशिएंसी हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, इसको पकड़ लेगा और फिर ये जो है आपके टिश्यूज में कार्बन मोनोऑक्साइड डिलीवर करेगा, आपके टिश्यूज मरने लगेंगे, टिश्यू नेक्रोसिस होने लगेगा, ठीक है, और आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया जनरेट होगी, ठीक है। तो स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमो बाउंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की को कम कर, ऑक्सीजन छोड़ देता है हीमोग्लोबिन, कौन पकड़ ले, किसको पकड़ लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इट कॉजेज द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और हाइपोक्सिया इन द बॉडी, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है। अगर एक आदमी एक पैकेट सिगरेट बाय कर रहा है, ठीक है, तो उसके पैकेट में लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू द हेल्थ, येट स्मोकिंग इज वेरी प्रिवलेंट इन सोसाइटी, बहुत प्रिवलेंट है बोथ यंग एंड ओल्ड में, जबकि हम जानते हैं कि इसको चबाने से, इसको पीने से कितना भयंकर साइड इफेक्ट हो सकता है, जो आज की क्लास में हमने सीखा। और निकोटीन होने की वजह से ये बहुत एडिक्टिव होता है और हर यूथ को इसको अवॉइड करना चाहिए और इसके लिए जो है हमें काउंसलिंग हेल्प लेनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। एडोलेसेंस का मतलब है अ पीरियड, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज एंड हर एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। अपने एटीट्यूड में चेंज आता है। 12 से कितने साल का है ये, 12 से 18 साल का दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। 13 to 18 इन लिखना है, टीन एज, ठीक है, ओके। और यहाँ ये कहलाता है एडोलेसेंस पीरियड। इन अदर वर्ड एडोलेसेंस इज अ थॉट चेंज हो जाता है इस समय पर, ठीक है। इट इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है। एडोलेसेंस इज अकम्पनीड बाय द सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। बायोलॉजिकल मतलब शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो मैंने आपको बताया। बिहेवियरल चेंज हो जाता है, आपको चिड़चिड़े हो जाते हो, आप एटीट्यूड वाले हो जाते हो, आप बहुत कूल बनने की कोशिश करते हो। एडोलेसेंस दस अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये बहुत ही सेंसिटिव फेज होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं उस चीज के लिए। आपको जो सिखा दिया जाता है आप वैसे बिहेव करने लगते हो, जो एक्टिविटीज आपको बता दी जाती है आप वही करने लगते हो, तो ये बहुत सेंसिटिव फेज होता है। क्यूरियोसिटी, किस चक्कर, क्यूरियोसिटी, नीड ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो होते हैं ये यंगस्टर को बहुत मोटिवेट करते हैं। और अब क्यूरियोसिटी किसी भी चीज की हो सकती है। जिन बच्चों को अच्छी चीजों की क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है, एडवेंचर होता है, पागलपन होता है, पढ़ाई के प्रति पढ़ने लगते हैं, और जिनको इन सब चीजों के प्रति होता है वो अल्कोहल शुरू कर देते हैं। जैसे अल्कोहल को यूज करना, ये सब उसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट। वो बोलता है चल देखो करके तो देखते हैं यार। दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट्स। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट ऑफ एल्कोहल और ड्रग यूज। हो सकता है कि लोग नशा करते हैं, याद नहीं रहता, तो लोग उसको बेनिफिट समझे, पर ये कोई बेनिफिट थोड़ी है, ये तो ये हार्म है, लॉस है। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। बस हमने क्यूरियोसिटी से शुरू किया, बस एक बार शुरू होता है, एक बार लत लग गई तो तुझे तो मेरी लत लग गई, रोज रोज पीते जाओ और तू मर गई, ठीक है। सो बट लेटर ऑन चाइल्ड जो होता है वो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने लगता है, ठीक है। इससे बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं, आपको प्रेशर फील होता है, एकेडमिक्स में आप अच्छा नहीं कर पाते, हो सकता है आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाएं, ठीक है। हैज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द, अच्छा ये सब चीजें जो होती हैं, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहे, लड़ने की चाह है, आगे बढ़ने की चाह है, बहुत आग भरी हुई है, ये जो है यंगस्टर को बहुत ही मोटिवेट करते, जा शराब पी ले थोड़ा और हो जाएगा, या जो एथलीट्स होते हैं उनको मोटिवेट करते ज्यादा दौड़ लेगा, ओके। द परसेप्शन अमंग द यूथ दैट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक। कूल बनने की चाह में जो आप स्मोक जो होता है ना, कूल बनने की चाह में शुरू होता है, ओके। यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल, उनको बोलता है शराब पीते तो कूल बनोगे, सिगरेट पियोगे तो कूल बनोगे, ड्रग्स लोगे तो कूल बनोगे, ये उनको धकेलता उसको, ठीक है।
In also way a major cause of youth for to start these habits. Television, movies, newspaper, internet also जो होते हैं इन सब के बच्चों के एक्साइटमेंट के उनके परसेप्शन को कि ये अच्छा होता है उसको और बढ़ा देते हैं. Other factors that have been seen to be associated with the drug and alcohol abuse among the adolescents are unstable, unsupported family structure and peer pressure. बहुत सारे आपने देखा होगा कि फैमिली में माँ बाप साथ नहीं रहते, लड़ाई करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा होता है, उनके प्रेशर में भी ये बच्चे शुरू कर देते हैं ये कहानी. और अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं हो, फैमिली बोले मैथ्स लेना है तुझे, मैथ्स बन इंजीनियर बनना है, कह यू बिकम अंडा, यू बिकम इंजीनियर, वो पढ़ा है 3 इडियट्स, पर यही फिर बच्चों को इन सब चीज़ों की ओर धकेल देते हैं. ठीक है. एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, एनसीईआरटी से देखते हैं. बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज एंड रिपीटेडली. अगर उसको रिपीटली अगर आप उसको यूज कर रहे हो, कंटिन्यूसली रिपीटेडली यूज कर रहे हो, तो आप एडिक्ट हो चुके हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फॉल्स टू रियलाइज इज द इनहेरिटेड एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स. मतलब आप लेते जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप एडिक्ट हो गए. ओके, एक ही तो ले ले यार, कुछ नहीं होता, पर आपको समझ में आना चाहिए कि अब आप उसके एडिक्ट हो चुके हो. मतलब अगर आपको मन कर रहा है कि चलो आज करते हैं, मतलब आप एडिक्ट हो चुके हो. एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स. ठीक है. आपको किस चीज से अफेक्ट है? यूफोरिया से अटैचमेंट है. मतलब यू फील टेम्परेरी हैप्पीनेस. ये पढ़ चुके हैं हालांकि हम लोग ये चीज. ठीक है. टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग. अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको बार बार उस अच्छा लगने की चाह होगी. ठीक है. ड्रग्स लेने के बाद, अल्कोहल लेने के बाद, ये हम पढ़ चुके हैं पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये ड्राइव करता है पीपल को कि जाओ लो ड्रग्स लो. ठीक है. और इस चक्कर में आदमी जो होता है, ठीक है, इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. ठीक है. ये लेने लगते हैं और इवन उनकी जरूरत नहीं तो भी ले रहे हैं वो, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होने लग जाएंगे. विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर बीइंग प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इंक्रीजेस. मतलब पहले दिन आपने ये भी समझा चुकी हूं मैं कि पहले दिन अगर आपने 10 ml अल्कोहल लिया था, ध्यान समझो, पहले दिन अगर आपने 10 ml अल्कोहल लिया था तो आपको उससे नशा होने लगेगा. दूसरे मतलब 5 दिन बाद आप 20 ml लेंगे तो उससे नशा होने लगेगा. पर अब 20 ml, जब आप मान लो 100 ml की आदत होगी, आप 100 ml अल्कोहल पीते हैं तो आपको नशा होता है. तो अगर आप 50 ml पियोगे तो नशा नहीं होगा. तो आपकी बॉडी की टॉलरेंस लेवल जो होती है वो इंक्रीज होते जाती है और आपको समझ में नहीं आता, बॉडी टॉलरेंस जनरेट कर लेती है. 50 पियोगे तो अब नहीं होगा, 100 ही पीना पड़ेगा, 120 पीना पड़ेगा. तो टॉलरेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और धीरे धीरे अब पियोगे तो टॉलरेंस, तुम्हें नशा तो नहीं हो रहा पर बाकी ऑर्गन तो डैमेज हो ही रहे ना. Consequently, the receptor respond only on the higher doses of drugs or alcohol, leading to the greater intake, and it is called as addiction. इसी तरीके से आपको एडिक्शन हो जाता है. क्लियर. तो पहले कम लेते थे तो कम नशा होता था, पहले 10 ml में बढ़िया नशा हो जाता था. अब क्या हुआ कि हम 50 लेते हैं तो बढ़िया नशा होता है. अब 10 से 40 ml का आपने डिफरेंस कर दिया, तो 40 ml जो आप ले रहे हो वो क्या कर रहा है? बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर रहा है. और इसी चीज को हम कहते हैं एडिक्शन. आप एडिक्ट हो चुके हो. ओके. इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन द माइंड द यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस कैन बी फोररनर टू एडिक्शन. एक बार यूज करने हो, अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर ऐसा होता नहीं है. एक बार लेने के बाद ही लोगों को उसका एडिक्शन हो जाता है. ठीक है. और जो होता है ये सारी चीजें उसको पुश करती के लिए तू दोबारा भी ले. ठीक है. उसका रेगुलर यूज कर, उसे अब्यूज कर, और उसका जो है उसके बाद धीरे धीरे जो है लोग होते हैं, लड़का लड़की, आदमी औरत, उससे बाहर नहीं आ पाते. इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट टू देयर यूज. ठीक है. समझ में आई बात. अगर आपने कोई काउंसलिंग नहीं ली, कोई बातचीत नहीं ली, तो आप उसके एडिक्ट हो जाओगे और अब उसको छोड़ नहीं पाओगे. ठीक है. उसके बाद होता है विड्रॉल सिम्टम. अगर आपने छोड़ा कि आज से नहीं पीऊंगा, तो उसके जनरेट होते हैं विड्रॉल सिम्टम. ठीक है. अगर रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग कर रहे थे, अब अगर आप उसको छोड़ दोगे, अब्रप्टली डिसकंटिन्यू करोगे, तो इससे आपको क्या होगा? एंजाइटी होगी. ठीक है. आपको अजीब से डर लगेगा, घबराहट होगी, आपके हाथ पैर कँपाएंगे, आपको घबराहट लगेगी, पसीना आएगी. ठीक है. और आपको फिर, अगर आप फिर से लेने लगोगे तो आपको फिर से अच्छा लगने लगेगा. ठीक है. वी फील रिलीव्ड व्हेन यू रिज्यूम्ड अगेन. In some cases withdrawal symptom can be severe. ठीक है. इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में हमें जो है डॉक्टर्स की जरूरत है. ओके. आगे बढ़ते हैं. अगर आप किसी ड्रग, अल्कोहल, टबैको के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप बहुत सारे जो है सोशल लोगों से, मतलब आसपास के लोगों से दुश्मनी मोल लेंगे, और उन चीज़ों को खरीदने के लिए आप अपने फंड्स को खाली कर देंगे, और आपको बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं. आगे बढ़ें. इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज देखते हैं क्या है ये. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस. ठीक है. मतलब बहुत चिड़चिड़ा, मारना, पीटना, कूटना, धुनना, ये शुरू हो जाता है.
एक्सेसिव डोज अगर आप लेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्रेन में बंद करने में रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और अगर आप अल्कोहल और ड्रग दोनों एक साथ ले रहे हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द यूथ इंक्लूड द ड्रॉप ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। वो कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, फेल हो जाएंगे, माँ बाप बोलेंगे क्या कर रहा है, कुछ ना डॉक्टर बनने वाला हूं, पर क्या पता उसने फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस ऑफ द बताया आपको स्कूल एंड कॉलेजेस, नहीं आप बता नहीं पाओगे कि आप क्यों नहीं आए थे। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, आप अपनी साफ सफाई नहीं रखोगे, पड़े रहोगे घिने बने, ठीक है। आइसोलेशन जो है आपको अच्छा लगने लगेगा, डिप्रेशन फील होगा, अच्छा एक सेकेंड, ओके, डिप्रेशन फील होगा, फटीक फील होगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा, चिड़चिड़ाओगे, लड़ोगे, आपके रिलेशनशिप खराब होने लगेंगे, फैमिली फ्रेंड्स जो होने लगेंगे ये सब आपको छोड़कर जाने लगेंगे, आपकी हॉबीज जो थी अब उसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा, आपकी ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ होने लगेंगी, आपको नींद नहीं आएगी या बहुत नींद आएगी, ठीक है, आपका वेट फ्लक्चुएशन होने लगेगा और आपके एपिटाइट भी चेंज होने लगेंगे। इतनी बात आपको अभी तक क्लियर हुई? चलो देखते हैं आगे। देयर मे इवन बी सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इवन एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स, ही और शी में टर्न इनटू द स्टीलिंग। अगर उनको पैसा नहीं दोगे ये सब खरीदने के लिए तो चोरी करना शुरू करेंगे। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज यूजिंग ड्रग और अल्कोहल, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं, उसकी पूरी फैमिली उससे सफर करेगी, ठीक है। एट टाइम्स अ ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्ट बिकम कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। वो मेंटली भी हिल जाएगा और पैसे भी उसके खत्म हो जाएंगे और उसके फैमिली फ्रेंड्स भी उससे दूर हो जाएंगे, ओके। Those who take drugs intravenously, डायरेक्ट इंजेक्शन ले रहे हैं अगर, तो उससे बहुत सारे और भी डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ये किससे एड्स और हेपेटाइटिस फैल सकते हैं, मतलब तूने भी यूज कर लिया, तूने भी यूज कर लिया, तो इससे ये भी फैल सकता है। द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग नीडल्स, ठीक है। सिरिंज से फैल हो सकते हैं, वायरसेस इन्फेक्शन हो सकता है, कौन सा इन्फेक्शन, एड्स एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। क्रोनिक इन्फेक्शंस आर अल्टीमेटली, और ये बहुत क्रोनिक है, लंबे समय तक चलते हैं और आपकी जान भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं और माँ से बच्चे को भी फैल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स विच लीड, अगर आप हैवी ड्रिंकिंग करते हैं एडल्टहुड में तो इसके बहुत सारे दिक्कत शुरू हो सकती है, जैसे कि क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम, लिवर सिरोसिस हो सकता है, इससे आपको लिवर खराब हो सकता है, उसमें कोलेजन फाइबर्स आ सकते हैं। द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से फीटस में एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जनरेट हो सकता है। द मिसयूज ऑफ ड्रग, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन, ये भी मैंने आपको बताया कि कौन से थे, आपके एम्फिटामाइंस को लोग जो है यूज करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़ सके, ओके। They misuse narcotic, analgesic, anabolic steroids, diuretics and certain hormone in the sports to increase the muscle strength and bulk to promote the aggressiveness, result in increase the athletic performance। वो क्यों करते हैं? ताकि उनके मसल स्ट्रांग रहें, ज़्यादा देर तक काम कर सके, ज़्यादा अवेयर रहें, ज़्यादा अलर्ट रहें और ज़्यादा स्ट्रांग रहें, ताकि वो अपना स्पोर्ट्स खेल सके। इसीलिए जब कोई एथलीट करने जाता है, गेम खेलता है, तो उसका डोप टेस्ट किया जाता है दोनों टाइम, आते जाते दोनों टाइम। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन द फीमेल इंक्लूड द मैस्कुलेशन, उनमें मेल्स के कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शुरू हो जाता है, मूड स्विंग जनरेट होने लगते हैं, फीमेल में डिप्रेशन होने लगता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने लगता है, फेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, किसकी, हेयर की, क्योंकि स्टेरॉइड ले रहे हो ना आप। आपका क्लाइटोरिस इनलार्ज हो जाता है, इट इज जस्ट लाइक द क्लाइटोरिस इज द होमोलोगस ऑर्गन जस्ट लाइक द पेनिस, तो वो इनलार्ज हो जाता है, मतलब बेसिकली मेल जैसा बिहेव कर लो, मतलब मेल जैसे अपीयरेंस आने लगेंगे। आपकी जो वॉइस होगी वो लड़कों जैसी हो जाएगी, और मेल में क्या होगा, आपका होगा पिंपल्स होंगे, एग्रेसिवनेस लगेगी, आपके टेस्टिकल्स जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मूड स्विंग्स होंगे आपको। और साथ ही साथ अगर आप इनका एक्सेसिव यूज करते हैं, इन ड्रग्स का, अल्कोहल का, तो किडनी और लीवर का भी डिसफंक्शन हो सकता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो सकता है, प्री मेच्योर आप टकले हो सकते हैं, बाल्डनेस हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो सकता है। द इफेक्ट्स में बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर आप इनको कंटिन्यूसली ड्रग्स वगैरह का यूज करोगे तो इनके इफेक्ट लॉन्ग टर्म है। इन एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल सीवियर फेशियल बॉडी एक्ने, ठीक है, ये एडोलेसेंस कैरेक्टर, पिंपल आने लगते हैं जब आप जो है जवान होते हैं। क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है, और आपकी ग्रोथ जो होती है वो छोटी होने लगती है। अगर अब मैं एडल्टहुड की बात करूं और अगर आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो एक्ने बहुत ज़्यादा आएंगे, आपकी ग्रोथ छोटी हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होने लगेगी। अब कैसे प्रिवेंट करें, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रिवेंशन। The age old age of prevention is better than cure holds true here also,
सही है इस चीज के लिए। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट अ यंग स्टेज मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, यंग स्टेज से ज्यादा एडोलेसेंस वाले जो एज है 12 से 18 वो ज्यादा लेने लगे हैं। ठीक है, हेंस इट इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट मे पुश द एडोलेसेंट टुवर्ड्स द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल एंड टू टेक रेमेडियल मेजर वेल इन टाइम। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये कारण समझने हैं कि वो उधर क्यों जा रहे हैं और उसको क्योर करना है। ठीक है, इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड टीचर हैव द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रही हूँ। पेरेंटिंग दैट कंबाइन द हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हैज बीन एसोसिएटेड विद द लोअर रिस्क ऑफ सब्सटेंसेस एब्यूज। ठीक है, तो अगर वो जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो कंटिन्यूसली नजर में रखें, किसको नजर में रखें, अपने बच्चे को नजर में रखें, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि बच्चे को हम जो है इस सब चीजों के यूज से बचा सकें। सम ऑफ द मेजर मेंशन्ड हियर वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ड्रग एब्यूज मोर अमंग द एडोलेसेंट्स। और भी प्रिवेंशन मेथड है, जैसे अवॉइड, ये सारे मैंने पढ़ा चुकी हूँ, आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये पूरे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डन है बच्चों। सो वी हैव डन ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर का। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या क्या किया था, उसके बाद खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हेल्थ के बारे में, हेल्थ क्या होता है। उसके बाद हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी डिजीजेस होती है, जिसमें हमने टाइफॉइड, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन, मतलब सारी डिजीजेस पढ़ी। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, फंगल डिजीज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़े कि किस प्रकार से इन डिजीजेस से बचा जा सकता है, प्रिवेंशन पढ़ा। उसके बाद हमने बॉडी की इम्यूनिटी पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने दो प्रकार की इम्यूनिटी पढ़ी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने दो प्रकार की पढ़ी, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हम लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पूरा HIV के बारे में पढ़ा, फिर हमने कैंसर के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्कोहल अब्यूज पढ़ा, फिर हमने ड्रग अब्यूज पढ़ा, टोबैको अब्यूज पढ़ा, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा, कैसे लोग बच्चों को उस जगह से धकेलने से बचाया जा सके। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरी तरीके से कवर किया। सो बच्चों, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर इज ओवर, डन। तो आज की कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करेंगे। आज हमने सबसे पहले शुरू किया था टोबैको अब्यूज, फिर हम लोगों ने शुरू किया अल्कोहल अब्यूज, फिर हमने शुरू किया एडोलेसेंस, और फिर हमने उसको कैसे प्रिवेंट करें, उन बच्चों को कैसे उस जगह जाने से रोके, इसके बारे में पढ़ा। और फिर हमने पूरी NCERT रीड की, तो हमने एक पूरा पैकेज कवर कर लिया है आज के चैप्टर में। और आज का ये चैप्टर हुआ ओवर। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी वो आपको पोस्ट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले छोटू सा एक हल्का चैप्टर करेंगे, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में कूदेंगे। ठीक है, सो अगर आप ऐसे ही मेरे बेहतरीन लेक्चर चाहते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करिएगा, मेरी फोटो पे क्लिक करिएगा, ये सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, उनको देखिए, सारे लेक्चर अरेंज मैनर पे आपको मिल जाएंगे। सो हेल्थ एंड डिजीज इज ओवर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।